तो ये कहानी है एक ऐसे क्राउनलेस प्रिंस की जिसे कि एलेक्स या गॉड इलेक्ट्रोलस या नेक्रोमेंसर भी कहा जाता है, जिसने अपनी जिंदगी की शुरुआत अच्छाई के रास्ते पे चलकर किया था। लेकिन जिंदगी ने इसके साथ ऐसा खेल खेला कि ये आगे चलकर इंसानों का दुश्मन बन गया, जो कि आगे चलकर लॉ होचन और यू हाउ का स्पिरिचुअल मास्टर बनता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ गॉड इलेक्ट्रोलस पर बेस्ड मूवी की, जिसका कि रियल नेम ये लाई केसी है। एक ऐसा प्रिंस जिसे बचपन में एंजल ऑफ लाइट के नाम से बुलाया जाता था, लेकिन जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है कि जिस रात से सब कुछ बदल जाता है, जहाँ पर ये डार्क मैजिक की मदद से नेक्रोमेंसर बनकर गॉड इलेक्ट्रोलस का टाइटल हासिल करता है। पर कैसे ये खुद के अंदर बाद में इंसानियत को देख पाता है, ये इस मूवी में हमें सब कुछ दिखने वाला है। इंटरेस्ट में ये मूवी तुम्हारे लिए किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं होने वाला। इस मूवी में एक्शन, इमोशनल ड्रामा, ट्रॉमा सब कुछ है, बस कमी है तो तुम्हारे देखने की। तो मैंने किसी देर के इस जबरदस्ती मूवी को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत में हमें एक नैरेटर वॉइस बताती है कि कुछ लोग उसे सन ऑफ लाइट बुलाते हैं, तो कुछ लोगों को कहना है कि डार्कनेस तुम्हें हमेशा फॉलो करेगा। पर सवाल तो ये उठता है कि वो इतना ज्यादा पावरफुल होने के बाद भी उसे उसके प्यार ने बिट्रे क्यों किया। तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उसने उस पावर को गॉड को सप्रेस करने के लिए यूज किया, और जिससे उसने मैनकाइंड के ग्लोरियस एरा को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। जिसके बाद वो नैरेटर वॉइस आगे कहती है कि युआन की एक अनफॉरगिवेबल क्रिमिनल है, एक ऐसा सिनर जिसे कि इतिहास कभी माफ नहीं करने वाला। वो वॉइस हमें आगे बताती है कि पर मजे की बात तो ये है कि जब मैंने उसके इस गलतफहमी के बारे में उसे बताया ना, उसने मेरी बातों को सुनकर स्टाइल के साथ अपना हाथ हिलाया और स्माइल करने लगा और कहने लगा आई डोंट केयर। इसी के साथ हमें वहाँ पर कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि अपने हाथों को ऊपर करते हुए कहते हैं कि लॉन्ग लिव होली डेथ, लॉन्ग लिव इलेक्ट्रोलस, लॉन्ग लिव होली डेथ। ये कहते साथ ही वो सभी वहाँ पर नारे लगाने शुरू कर देते हैं। इसी के साथ हम एलेक्स को देखते हैं जो कि वहाँ पर स्टेयर्स पर चढ़ रहा था। साथ ही वो अपने पास के दिनों को भी याद करता है कि कैसे पहले लोग उसे लॉन्ग लिव सन ऑफ लाइट कहकर बुलाते थे और उसके चारों तरफ नारे लगाते थे। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है हमें उसकी पूरी जर्नी के कुछ छोटे छोटे झलक दिखाए जाते हैं। इसी के साथ हमारी कहानी फाइनली यहाँ से शुरू होती है। इसी के साथ हमें कर्टन डीमेंट कॉन्टिनेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो नैरेटर वॉइस हमें बताती है कि 6000 साल पहले तक यहाँ पर डीमेंट इतने भी ज्यादा आसपास फैले हुए नहीं थे, और इसी एरा को ग्लोरियस एज ऑफ मैनकाइंड के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पर लोग बहुत ही ज्यादा शांति के साथ रहा करते थे और सारे ह्यूमंस गॉड ऑफ लाइट में बिलीव करते थे। इसी के साथ हमें एक चर्च का भी सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें बताया जाता है कि ग्लोरियस चर्च बिलीव करती थी कि डिवाइन पावर्स ऑफ लाइट उन्हें हमेशा हर मुश्किल से बचाती रहेगी। और फिर एक ऐसा दिन आता है जहाँ पर उस चर्च का होली पोप बाहर आकर सभी को एक प्रोफेसी करता है जो कि गॉड ऑफ लाइट के बारे में होती है, जहाँ पर वो पोप सभी से कहने लगता है कि मैं बता दूं कि जो सन ऑफ लाइट जो कि पिछले 6000 सालों में हमारे बीच अपीयर नहीं हुआ, पर अब वो सुनहरी घड़ी आ चुकी है और उसके हमारे बीच बॉन्ड होने का टाइम आ गया है। अब मुझे पता है कि आप सबको भी उस पर बहुत ही ज्यादा यकीन होगा, क्योंकि उसके आने के बाद से ह्यूमैनिटी और भी ज्यादा ग्रेटर ग्लोरी की तरफ आगे बढ़ेगी। ये सुनते साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ मौजूद सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। वहाँ मौजूद सभी लोग बो डाउन करते हुए सन ऑफ लाइट के नारे लगाने लगते हैं, क्योंकि जो मैनकाइंड का अब तक का ग्लोरियस एरा चल रहा था, इन सबको यकीन था कि उसके आने से हमारी जिंदगी पहले से और ज्यादा खुशहाल होने वाली है, और जिसका कि जनरेशन बाय जनरेशन 6000 सालों से सभी लोग इंतजार कर रहे थे। इसी के साथ हमें बताया जाता है कि इसी दिन से हर एक चीज की शुरुआत होती है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि कार्डन एम्पायर का किंग अपने बेटे को वहाँ पर एक सैक्रिफिकेशन के लिए रेडी कर रहा होता है, जहाँ पर उसका बेटा डर के मारे कांप रहा होता है। लेकिन किंग काइडन उससे कहने लगता है कि बेटा डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। वो अपने बाप से चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि फादर प्लीज ऐसा मत करो, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज आप ऐसा मत कीजिए। लेकिन हम देखते हैं कि किंग काइडन अपना मन बना चुका होता है और वो अपने उस स्वॉर्ड और स्वर्णिटी को उठाते हुए कहता है कि मैं इसकी मदद से तुम्हें आज सन ऑफ लाइट बना दूंगा, जैसा कि प्रोफेसी में कहा गया था, और मुझे यकीन है कि तुम ही वो चाइल्ड हो जिसके बारे में आज प्रोफेसी हुई है। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि किंग काइडन उस स्वॉर्ड को अपने बेटे के आर पार कर देता है, जिससे उसका बेटा दर्द के मारे चीख मारता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। जिसके बाद उसका फादर कहने लगता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर ऐसी पावर्स है जिससे तुम सन ऑफ लाइट जरूर बनोगे, और जिसके बाद हमारी ये पूरी कंट्री सबसे ज्यादा पावरफुल बन जाएगी। हम देखते हैं कि जैसे ही उसके बेटे का ब्लड वहाँ पर जमीन पर गिरता है, कुछ डिमोनिक हाथ और कुछ डिमोनिक एनर्जी उसकी तरफ तेजी से बढ़ने लगती है। जिसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अचानक से कुछ ब्लैक स्मोक उसकी बॉडी को घेर लेते हैं और फिर अचानक से वो चिल्ला उठता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसे बहुत
बहुत ही ज्यादा पेन होता है क्योंकि उसके फादर ने डार्क इविल की मदद ली थी और फिर उसके बेटे की बॉडी हवा में फ्लोट करने लगती है और हमें यहाँ पर कुछ क्रिस्टल पॉइंट्स को भी दिखाया जाता है जो कि एक के बाद एक लाइट एनर्जी से फिल्ड हो जाते हैं। उसका फादर फिर अपने बेटे को पूरी जनता के सामने इंट्रोड्यूस कराते हुए दिखाता है कि मेरे बेटे के पास 90 स्पिरिचुअल पावर्स मौजूद है, जो देखकर वहाँ मौजूद सारे लोग कहने लगते हैं कि हमारे क्राउन प्रिंस ने स्पिरिचुअल पावर को 90 पॉइंट्स तक अचीव कर लिया है। इसी के साथ वो सभी उसके आगे बो डाउन करते हुए कहते हैं कि आप ट्रूली में चाइल्ड ऑफ लाइट है, इसमें कोई शक नहीं। हम देखते हैं कि वहाँ मौजूद सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, जिसके बाद एम्परर काइडन सभी लोगों से कहने लगता है कि पूरे तियानलू को ये मैसेज पहुंचा दो कि मेरा बेटा सन ऑफ लाइट है। बता दो कि द ग्रेट एम्परर काइडन का बेटा सन ऑफ लाइट है, जिसके बारे में हमारी होली चर्च के पोप ने प्रोफेसी की थी। इसी के साथ हमें नरेटर वॉइस बताती है कि इस जमाने में जो काइडन एम्पायर था ना, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और अब जब सन ऑफ लाइट आ चुका है इनके बीच, तो इनकी पावर का ठिकाना ही नहीं रहता। चारों तरफ मौजूद हर एक कॉन्टिनेंट में ये न्यूज आग की तरह फैल जाती है कि काइडन एम्परर में सन ऑफ लाइट आ चुका है। इसी के साथ हम देखते हैं कि ये न्यूज आग की तरफ फैलते हुए पांगबू एम्पायर के किंग तक भी बात ये पहुंच जाती है, जो कि इलेक्ट्रोलस का फादर है। जहाँ पर हम देखते हैं कि पांगबू एम्पायर के किंग अपनी वाइफ से कहता है कि हनी, जो इस लेटर में लिखा है अगर वो सच है तो इसका मतलब ये कि हमारा बेटा, ये कहते साथ ही दोनों अपने पीछे की तरफ देखने लगते हैं, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है छोटा इलेक्स मौजूद होता है जिसके चारों तरफ बहुत ही पावरफुल लाइट हमें दिखाई जाती है और उसका फादर कहता है कि क्या ये सन ऑफ लाइट नहीं है। इसी के साथ हमें स्पिरिचुअल लाइट मास्टर को भी दिखाया जाता है, जहाँ पर वो इलेक्स से कहती है कि इलेक्स, आगे चलकर तुम सन ऑफ लाइट बनने वाले हो तो तुम्हें हर चीज बहुत ही ध्यान से सीखना होगा। जहाँ पर वो उससे लाइट फॉर्मेशन बनाना सिखाती है, लेकिन इलेक्स उससे कहने लगता है कि मुझे मेरा तरीका ज्यादा पसंद आता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि इलेक्स अपनी खुद की फॉर्मेशन बनाना शुरू कर देता है, जिसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इलेक्स अपने सीनियर रिसोर्सेज मास्टर्स के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है। हम देखते हैं कि वो अपने दोनों मास्टर्स के साथ वहाँ पर रेस लगा रहा होता है और उनमें से एक कहता है कि हमें पहले इसे जीतने का मौका देना चाहिए, जिस पर दूसरा वाला कहता है कि नहीं, योर हाइनेस अब कोई छोटे बच्चे नहीं रहे, अगर उन्हें जीतना ही है तो उन्हें हमें हराना होगा। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि वो वहाँ पर 2 पोर्टल्स ओपन करके उनमें से कुछ बर्ड्स को निकाल देता है, जो जैसे ही इलेक्स के सामने जाते हैं तो उसके सामने एक ब्लैक फॉग छा जाता है, जिसके बाद वो दोनों उससे आगे निकल जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि इलेक्स वहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक यूज करके उनसे आगे निकल जाता और फिर जो उनका टारगेटेड आउल था, जिसे कि पकड़ने पर उनमें से जो भी उसे पकड़ेगा वो जीत जाएगा, तो इलेक्स जैसे ही उसे पकड़ने वाला होता है अचानक उस पर एक अटैक हो जाता है और इलेक्स का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो खाई के अंदर गिरने लगता है, जो देखकर उसके दोनों मास्टर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। जिसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वहाँ पर 4 ब्लैक मास्क वाले असैसिन्स आ जाते हैं, जो कि यहाँ पर इलेक्स को मारने के लिए आए होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही उनमें से एक असैसिन इलेक्स को मारने के लिए उसके करीब आता है, अचानक से वहाँ पर एक ब्लैक ड्रैगन अपने मुंह से लेजर निकालकर उसे दूर फेंक देता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर एक ड्रैगन पर सवार होकर एक लड़की आ जाती है, जो कि आते साथ ही अपना हाथ इलेक्स की तरफ बढ़ा देती है और कहती है कि जल्दी से मेरा हाथ पकड़ लो। उसे देखते ही इलेक्स अलग ही दुनिया में खो जाता है, जिसके नेक्स्ट सीन में इलेक्स उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर वो उसे ऊपर खींच लेती है, जिसके बाद वो लोग दूर उड़ते हुए चले जाते हैं। वहीं पीछे से वो असैसिन भी उनका पीछा करते हैं। हम देखते हैं कि वो दोनों ही उन असैसिन से फाइट कर रहे होते हैं। चारों तरफ बहुत ही दमदार धमाके और फाइट हो रही होती है। इसी दौरान वो लड़की से कहती है कि तुम वो हो जो कि फ्यूचर में मुझसे शादी करने वाला है, जिस पर इलेक्स कहने लगता है कि अच्छा तो मैं समझ गया, तुम जरूर प्रिंसेस ब्लू हो जो कि शिया एम्पायर से। आगे कहते साथ ही वो वहाँ पर अपनी पावर को यूज करके सारे असैसिन्स को एक के बाद एक जान से मार रहा होता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो उससे कहती है कि मुझे उम्मीद है कि तुम अपने फादर की तरफ वीक नहीं होगे, जिस पर वो कहने लगता है कि मैंने तुम्हारे बारे में जैसा सुना था तुम उससे कहीं ज्यादा रूड हो। कहते साथ ही हम देखते हैं कि वो वहाँ पर एक असैसिन्स को अपने पावर से ही जान से मार देता है, जिसके बाद वो हवा में जंप करते हुए फ्लाई करने लगता है और वहाँ मौजूद सभी से क्लोज कॉम्बैट फाइट करने लगता है और उसे चिढ़ाती हुए प्रिंसेस फ्लो कहने लगती है कि एक बात याद रखना कि मैं फ्यूचर में वेस्ट एशिया की किंग बनने वाली हूँ, तो इसके लिए मेरा जो फियांसे होगा ना उसे कमजोर तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बेसिकली वो यहाँ पर उसे एनकरेज करती है कि तुम्हें हार नहीं माननी। हम देखते हैं कि यहाँ पर इलेक्स कमाल की फाइट करता है और वो एक एक को ही अकेले वहाँ पर निपटा रहा होता है, जो देखकर उसका मास्टर वहाँ पे कहता है कि यकीन नहीं होता कि हमारी योर हाइनेस पहले से इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं। इसी दौरान इलेक्स एक असैसिन को जान से मारने के लिए पूरी तरीके से रेडी हो जाता है और उसका गला पकड़ते हुए कहता है कि बताओ तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है, जिस पर वो असैसिन गुस्से के साथ कहने लगता है कि यहाँ पर बस एक ही सन ऑफ लाइट हो सकता है और इसके लिए तुम्हें मरना होगा। ये कहते साथ ही वो
वहाँ पर अपने पास से एक एनर्जी बॉल को निकालता है, जिसे वो जैसे ही क्रश करता है तो आसपास एक जोरदार धमाका होता है, जिससे हम देखते हैं कि टाइम बिल्कुल पॉज सा हो जाता है और फिर दोनों मास्टर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। वो दोनों एलेक्स को बचाने के लिए उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाते हैं। पीछे से प्रिंसेस फ्लो भी उससे बचाने के लिए आगे बढ़ती है। यहाँ पर सभी बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन एलेक्स यहाँ पर स्माइल करने लगता है और वो अपने दोनों हाथों को क्लोज लाते हुए वहाँ पर थोड़ी लाइट एनर्जी को कलेक्ट करने के बाद जैसे ही अपने दोनों हाथों को एक साथ कंबाइन करता है, हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बड़ा सा फॉर्मेशन बन जाता है, जो कि दिखने में किसी छोटे डोमेन की तरह लग रहा होता है, जहाँ पर बस एलेक्स का ही कंट्रोल होता है। जो देखकर वो असैसिन कहने लगता है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे वक्त पूरी तरीके से थम चुका है। यहाँ पर एलेक्स उसे गुस्से भरी निगाहों के साथ देखते हुए कहने लगता है कि क्योंकि तुम यहाँ पर अपनी जान देने के लिए ही आए हो, तो क्यों ना तुम्हारी जान को थोड़ा काम में लगाया जाए, और मेरी क्रिएशन के लिए इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती। तो चलो फिर मैं अपनी नई क्रिएशन को तुम पर आजमाता हूँ। जिसके नेक्स्ट सीन में वो कहने लगता है नो डिस्ट्रक्शन नो फॉरगिवनेस। ये कहते साथ ही वो वहाँ पर एक चुटकी बजाता है, जिससे वो डायमेंशन वहाँ से गायब हो जाता है। और अभी यहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो रिवर्स में चलने लगता है, जिससे वो बॉम्ब उसके हाथ में ही ब्लास्ट कर जाता है, और जिस हाथ में वो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो वो वहाँ से कट कर दूर गिरने लगता है। जिसके बाद ही हम देखते हैं कि वो असैसिन दूसरे हाथ से वहाँ पर एक पोर्टल को ओपन करता है, जिससे वो यहाँ से एस्केप कर सके। लेकिन हम देखते हैं कि उसे ऐसे एस्केप करता हुआ देखकर दूर से ही प्रिंसेस फ्लो अपना डैगर उसे थ्रो करके मार देती है, जिसकी बॉडी से आर पार होते हुए उस पोर्टल के आर पार भी पहुंच जाता है, और वो उस पोर्टल के आर पार मौजूद एक बंदे को लगने वाला होता है, लेकिन वो लड़का उसे पकड़ लेता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये असल में काइटन किंग का बेटा होता है, जिसे कि फेक सन ऑफ लाइट भी कह सकते हैं। और जिसके बाद जैसे ही काइटन का बेटा वहाँ पे मुड़ के देखता है तो वो असैसिन जमीन पर गिर जाता है और सामने एलेक्स खड़ा होता है, जिससे कि मारने के लिए ही उसे अपने असैसिन्स को भेजा था। जिसके नेक्स्ट सीन में वो उस डैगर को अपने हाथों से ही क्रश कर देता है, और हमें ये आइकॉनिक फ्रेम दिखाया जाता है, जहाँ पर एक तरफ एलेक्स होता है जो कि सन ऑफ लाइट है, तो दूसरी तरफ कीशी होता है जो कि फेक सन ऑफ लाइट है। इसी के साथ वो पोर्टल वहां से गायब हो जाता है। वो असैसिन उससे कहने लगता है कि माय लॉर्ड प्लीज मेरी जान बचा लीजिए, मैंने अपना पूरा ट्राई किया और मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर कीशी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एक स्वॉर्ड से उसे वहीं पर जान से मार देता है। जिसके बाद वो उससे कहने लगता है कि तुमसे एक छोटा काम भी नहीं हो पाया और खुद को मेरा सर्वेंट कहते हुए तुम्हें शर्म भी नहीं आती। जिसके साथ ही फाइनली वो असैसिन भी वहाँ पर उसके हाथों से मारा जाता है। इसी दौरान वहाँ पर एक पर्सन आता है जो कि कहने लगता है कि योर हाइनेस अब वक्त आ चुका है, जिसे सुनकर कीशी हाँ में जवाब देते हुए कहता है कि हाँ मैं आ रहा हूँ। ये कहते साथ ही वो जैसे ही अपने स्वॉर्ड को टच करता ही है उसे अचानक से इंटेंस अमाउंट में पेन होने लगता है और उसका दिल सिकुड़ने लगता है। वो अपने दिल को पकड़कर वहाँ पर झुक जाता है। इसी दौरान हमें दिखाया जाता है कि जैसे हजारों डेड बॉडीज के हाथ उसे अपनी तरफ खींच रहे हों, जो कि उसकी बॉडीज में इंटेंस अमाउंट में डार्क एनर्जीज को भी इंसर्ट कर रहे हों, जिससे कीशी को बहुत ही ज्यादा पेन होता है, क्योंकि एट द एंड ये है तो इंसान ही ना। इसी दौरान पीछे से एक हाथ उसके कंधे पर आता है जो कि उससे कहता है कि योर हाइनेस खुद को संभालो, ये स्वॉर्ड ऑफ स्वॉर्डिनिटी और सन ऑफ लाइट बनने के लिए बस एक ही कीमत हमें चुकानी होगी, और वो ये कि हमें किसी भी हाल में इलेक्ट्रोलस को जान से मारना होगा, जिससे हम उसे अपने रास्ते से हटा सके। और जब हम इस काम में कामयाब हो जाएंगे ना, तो आप फिर से अपनी ट्रू फॉर्म को यूज कर पाओगे और फिर स्वॉर्ड ऑफ किंगशिप के भी एनिमी नहीं रहोगे। इसी दौरान हम देखते हैं कि वो बंदा उसके अंदर थोड़ी पावर को भी इंसर्ट करता है, जिससे उसे पहले से बेटर फील होने लगता है। जिसके बाद वहां पर गेट ओपन होता है और कीशी अपने स्वॉर्ड ऑफ स्वर्निटी को उठाकर वहां से जाने लगता है, जहाँ पर कि हमें दिखाया जाता है कि उसके किंगडम के सारे लोग वहां पर वेट कर रहे होते हैं और इसे वहां मौजूद सभी लोगों को अपने सन ऑफ लाइट होने का सबूत देना होगा, क्योंकि रूमर्स ऐसे भी फैल रहे होते हैं कि असल में एक और सन ऑफ लाइट यहाँ पर आ चुका है, जिससे इसके सन ऑफ लाइट होने पर सब लोगों के मन में अंदर ही अंदर घर करता जा रहा था। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर इसका जलवा कायम होता है, जहाँ पर लोग इससे बिल्कुल गॉड की तरह पूछ रहे होते हैं, जो देखकर कीशी अपने मन में कहता है कि कितने स्टूपिड हैं ये लोग। जिसके बाद कीशी अपने उसी स्वॉर्ड ऑफ स्वॉर्निटी को हवा में उछालता है, जिससे हम देखते हैं कि एक रे ऑफ लाइट निकलती है जो कि आसमानों में जाकर वहाँ पर उन लोगों पर होली वाटर की बारिश करना शुरू कर देता है, जो देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग बहुत ही ज्यादा
ब्लेस्ड फील करने लगते हैं। हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी बीमार लोग होते हैं तो जब उन पे ये बारिश की बूंदें गिरती हैं तो वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। लोग यहाँ पर खुशी से झूमने लगते हैं। आसपास की फूल भी उस बारिश से खिलना शुरू हो जाती है, जिससे सभी को यकीन होने लगता है कि यही ट्रू सन ऑफ लाइट है। लेकिन इन्हीं लोगों के बीच में हमें एक और लड़की को दिखाया जाता है, जहाँ पर जो वो इन बारिश की बूंदों को देखती है ना, तो उन्हें इसके अंदर इविल एनर्जी नजर आती है। वो अपनी आंखों को अच्छे से साफ करके दोबारा देखती है तो उसे फिर भी वो वाटर होली वाटर की बजाय ब्लैक वाटर नजर आता है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। इसी दौरान हम केशी को देखते हैं, जहाँ पर वो कहता है कि तुम सबको बस मेरी पूजा करना होगा, चाहे जो हो जाए, हर हाल में मुझ पर अपना बिलीफ कायम रखना और मैं ऐसे ही तुम्हारी पेन को तुम्हारी लाइफ से दूर कर दूंगा। और फिर वो बहुत ही इविल सा फेस बनाते हुए कहता है कि लोगों मेरी तरफ आओ, और अपने मन में कहने लगता है आओ और मेरे एंटी ईटिंग पेंट को शेयर कर लो। इसी के साथ सीन वापस से शिफ्ट हो जाता है और हमें इलक्स का किंगडम दिखाया जाता है, जहाँ पर रात के सीन में एक बालकनी में प्रिंसेस फ्लू और इलक्स मौजूद होते हैं, जहाँ पर प्रिंसेस फ्लू उससे कहने लगती है कि फाइनली आज वो दिन आ चुका है। जो सुनकर इलक्स उससे कहने लगता है कि क्या सच में आज वो दिन है जब हम एंगेज्ड होने वाले हैं? जिस पर प्रिंसेस फ्लू से कहने लगती है कि और क्या, तो तुम्हें क्या लगता है कि मेरे फादर इतने दूर से यहाँ पर क्या करने आए होंगे? हाँ, जिसके बाद वो उससे बुरी शक्ल बनाती हुई कहती है कि एक बात बताओ, क्या तुम इससे खुश नहीं हो? क्या तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारी वाइफ बनूं? जिस पर इलक्स कहने लगता है कि ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाहता, मैं बस इतना जानता हूँ कि हमारे फादर उम्मीद करते हैं कि हमारा ये एंगेजमेंट प्रपोजल बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है फ्यूचर में दोनों कंट्रीज के लिए। और मेरे पेरेंट्स को लगता है कि मैं सन ऑफ लाइट हूँ, जो कि सच भी है, क्योंकि मैंने सारे पॉइंट्स को अचीव कर लिया था और जो मुझ पर लास्ट अटैक हुआ है उससे सभी को यकीन हो चुका है कि प्रिंस कार्टन फेक है। उसने इविल एनर्जी की मदद से लोगों को बेवकूफ बनाकर खुद वहाँ पर सन ऑफ लाइट का टाइटल हासिल करके बैठा हुआ है। यहाँ पर सभी को पता है कि आखिर कार्टन एम्पर क्या चाहती है, उन्हें तो बस पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है। और इसी पावर की लालच में वो लोग इतने ज्यादा अंधे हो चुके हैं कि 6000 साल की प्रोफेसी के लिए जिसका हम अब तक वेट करते आ रहे हैं, उसको भी इन लोगों ने पूरी तरीके से झुठला दिया। सुनने में तो ये भी आया है कि बहुत सी सेवरल छोटे कंट्रीज को भी इन लोगों ने अपने अंदर शामिल कर लिया और उन्हें पूरी तरीके से खा गए। और ये हम सभी के लिए और पूरे मैनकाइंड के लिए बहुत ही ज्यादा फिक्र करने वाली बात है, क्योंकि मेरे फादर की हेल्थ भी अब पहले से कई गुना ज्यादा खराब होती जा रही है। इसी के साथ हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इलक्स से उसका फादर कहता है कि इलेक्ट्रोलस, जब तक तुम पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग नहीं बन जाते तो हमें तुम्हारी सेफ्टी का ख्याल रखना होगा। मेरे बच्चे, मैंने कुछ फैसले किए हैं तुम्हारे आने वाली जिंदगी को लेकर और मुझे यकीन है कि तुम उसमें पूरी तरीके से खरे उतरोगे। हम देखते हैं कि ये सारी सीन को याद करते हुए इलक्स उन्हीं में खो जाता है, जो देखकर प्रिंसेस फ्लो कहने लगती है कि एक बात बताइए, बार बार तुम नॉकआउट कैसे हो जाते हो? मेरे साथ होते हुए भी तुम अलग ही दुनिया में होते हो। क्या बात है, तुम मुझे पसंद नहीं करते? हाँ, जिस पर इलक्स कहने लगता है कि आखिर हमें मिले हुए कितने ही दिन हुए हैं, हमें तो अभी आधा दिन भी नहीं हुआ। जिस पर प्रिंसेस फ्लो कहती है कि हमारे पास तो पूरी जिंदगी पड़ी है ना एक दूसरे को समझने के लिए। की बात सुनकर इलक्स कहने लगता है कि फिर ठीक है, वादा करो कि तुम मेरे साथ हर वक्त हर सिचुएशन और जिंदगी के हर एक लम्हे में रहोगी। इसी के साथ हमें वो सेरेमनी सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर फाइनली इन लोगों की एंगेजमेंट होती है, जहाँ पर होली पोप कहने लगता है कि जैसे ही तुम लोग इस होली बॉव को बनाओगे तो तुम लोग इटरनली एक हो जाओगे और जिसे कि कभी कोई वॉयलेट नहीं कर सकता। हम देखते हैं कि वो दोनों ही अपने हाथ में एक कट लगाते हैं, जिसके बाद वो दोनों अपने हाथों को एक साथ मर्ज कर देते हैं और कहते हैं कि हम वादा करते हैं कि मैं इलेक्स और मैं फ्लू यहाँ पर गॉडेस ऑफ लाइट और मौजूद सभी कंट्रीज के लोगों के विटनेस में ये वादा करते हैं कि हम आज से यहाँ पर एक दूसरे को एज अ हस्बैंड एंड वाइफ एक्सेप्ट करते हैं। और हमने यहाँ पर ब्लडी ओथ भी लिया है, जिससे कि हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट अब इटरनली भी बन चुका है। और आज इसी दिन से मैं तुम और तुम मैं हूँ। हम अपनी जिंदगी में आने वाली हर एक चुनौती, हंसी खुशी गम, सारी चीजों को मिलकर शेयर करेंगे। उसका दुख मेरा दुख, उसका सुख मेरा सुख, उसकी चिंता मेरी चिंता, उसकी परेशानी मेरी परेशानी, उसकी चीजें मेरी चीज उसकी चीज। और आज से ही हम एक दूसरे के लिए हमेशा लॉयल रहेंगे और हम ये कमिटमेंट करते हैं कि चाहे जो हो जाए हम एक दूसरे को कभी भी नहीं छोड़ेंगे और सिवाय मौत के कोई भी हमें एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकता। यहाँ पर ये सीन बहुत ही ज्यादा इमोशनल और
ड्रामेटिक दिखाया जाता है। साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक सर्वेंट आती है जो कि वहाँ पर 2 ब्रेसलेट्स को लाती है, जिसे देखने के बाद वो दोनों ही एक-एक ब्रेसलेट को उठाकर एक दूसरे के हाथ को पहनाने के बाद फिर से अपने हाथों को जॉइन करते हैं, जिससे उनके बीच फाइनली वो वाव बन जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ मौजूद वो होली पोप फाइनली उन दोनों को एज अ हस्बैंड एंड वाइफ इंट्रोड्यूस कराते हैं और कहते हैं कि गॉडेस ऑफ लाइट तुम दोनों पर हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स को बनाए रखे। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ मौजूद सभी लोग उन दोनों को ब्लेसिंग्स देने लगते हैं और उन पर फूलों की बारिश होने लगती है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर वहाँ पर एक रैंप पर वॉक करने लगते हैं, जहाँ पर उस रैंप के दोनों साइड पे दोनों कंट्रीज के लोग होते हैं जो कि उन दोनों को साथ में देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये आज जो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर हुआ है इससे फ्यूचर में दोनों कंट्री के रिलेशनशिप पहले से कई गुना ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर जो डीलन होती है जो कि टायर 5 की एक गार्ड होती है, वो वहाँ पर उन दोनों को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है और कहने लगती है कि हमारी प्रिंसेस और हिज रॉयल हाइनेस बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। मुझे यकीन नहीं होता कि इनसे भी ज्यादा परफेक्ट मैच कोई हो सकता है। इसी तरह हम देखते हैं कि फ्लू और एलेक्स दोनों ही अचानक से वहाँ से भागने लगते हैं और उन्हें भागता हुआ देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और वो लोग हैरानी के साथ कहते हैं कि क्या हुआ, आखिर तुम दोनों ऐसे भाग क्यों रहे हो। हम देखते हैं कि वो लोग बिना बताए बस आगे दौड़ते हुए चले जाते हैं और जैसे ही वहाँ पर डेड एंड आता है वो लोग उस ऊंचाई से सीधा जंप लगा देते हैं, जिससे वहाँ मौजूद सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिर इन लोगों को क्या हो गया। पीछे से उनके गार्ड्स, मास्टर्स और सभी लोग उन्हें रोकने के लिए आते हैं, लेकिन अगले ही सीन में हम देखते हैं उन दोनों को फ्लू के ड्रैगन ने पकड़ लिया होता है और वो दोनों हवा में वहाँ पर तैरने लगते हैं। और जैसा कि हर एक ड्रामेटिक फिल्म में होता है कि एक ड्रामेटिक सीन के साथ ही मूवी का हीरो बड़ा हो जाता है, और यहाँ भी सेम सिचुएशन होती है जहाँ पर हम देखते हैं कि एलेक्स और फ्लू अब बड़े हो जाते हैं, जहाँ पर फ्लू एलेक्स से कहने लगती है कि क्या तुम्हें याद है कि उस दिन मैंने तुमसे क्या पूछा था, जिस पर वो कोई जवाब नहीं देता। और फ्लू आगे कहने लगती है कि क्या तुम्हें पता है कि मरना किसे कहते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर एलेक्स उसे कोई जवाब नहीं देता और उसे होल्ड करके वहाँ आपके सीन का मजा ले रहा होता है। चारों तरफ आतिशबाजी होती है और वो दोनों बहुत ही ज्यादा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। इसी के साथ वो दोनों कहते हैं कि हमें उम्मीद है कि हमारा आने वाला फ्यूचर इससे बहुत ज्यादा ब्राइट होगा। इसी के साथ हमें बताया जाता है कि बीते कुछ सालों में भले ही दोनों कंट्रीज की जिंदगी बहुत ही अच्छी चल रही हो, लेकिन दोनों कंट्री के बाहर बहुत ही घमासान युद्ध चल रहा होता है, जहाँ पर कैरेटन एम्पायर पूरी तरीके से एलेक्स के एम्पायर को सप्रेस करने में लगा होता है। दोनों ही आर्मी के बीच घमासान युद्ध चल रहा होता है, जहाँ पर इन लोगों को भी ये पता चल चुका होता है कि असल में सन ऑफ लाइट उनके एम्पायर का प्रिंस नहीं बल्कि एलेक्स है, और इसीलिए वो लोग उन पर कोई भी मौका नहीं छोड़ते कि बस कैसे भी करके उनकी किंगडम को अपना बनाकर एलेक्स को जान से मार डाले, और वो लगातार उसके किंगडम को सप्रेस करने की कोशिश करते रहते हैं। इसी के साथ कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एलेक्स अपने फादर के साथ उनके रॉयल पैलेस में मौजूद होता है, जहाँ पर उसे एक स्क्रोल मिलता है जिसमें बताया गया होता है कि जो अपकमिंग बैटल ऑफ जीनियस है वो पूरे कॉन्टिनेंट में होने वाला है, जिसमें से कि हर कॉन्टिनेंट का बेस्ट डिसाइपल यहाँ पर हमें ज्वाइन करेगा और इसके लिए बैटल करेगा। और ये बैटल ऑफ जीनियस पूरे कॉन्टिनेंट का सबसे ग्रैंड इवेंट में से एक है, जहाँ पर उसका फादर भी बताने लगता है कि ये सब कुछ हमारे ब्रिलियंट चर्च की निगरानी में होगा, जहाँ पर होली चर्च के लोगों का कहना है कि उन्होंने पूरे कॉन्टिनेंट में से सबसे होनहार और यंग जनरेशन को इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए बुलाया है। जिस पर उसकी मदर बताने लगती है कि यहाँ पर एक खतरा भी है। वो कहने लगती है कि पर मुझे डर है कि जो हमारी बाकी की कंट्रीज है जो कि हमारे अगेंस्ट है और वो लोग काइटन कंट्री के साथ है, वो लोग तुम्हारी गैर मौजूदगी में कोई ना कोई चाल जरूर चलेंगी। जिस पर एलेक्स कहने लगता है कि मदर, फादर, आप लोग मेरी चिंता बिल्कुल मत कीजिए, मैं इस चैंपियनशिप में हिस्सा भी लूंगा और जीतूंगा भी, बस आप दोनों मुझ पर यकीन रखिए, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि ट्रू सन ऑफ लाइट को पूरी दुनिया में छा जाने का। इसी के साथ ही हमें होली चर्च के आगे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत से कंट्रीज के लोग यहाँ पर एज अ ऑडियंस आए होते हैं और उनसे रहा नहीं जाता, क्योंकि वो लोग यहाँ पर आज सन ऑफ लाइट को भी देखने के लिए आए होते हैं, जिनके बारे में उन लोगों ने बस आज तक सुना था, क्योंकि सबकी नजर में आज तक काइटन एम्परर का प्रिंस केशी ही सन ऑफ लाइट है। इसीलिए वहाँ मौजूद सभी लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि हमने सुना है कि यहाँ पर सन ऑफ लाइट भी आने वाला है। इसी के साथ हम देखते हैं कि इतनी सारी गहमा गहमी के बीच में जो होली पोप होता है वो वहाँ पर कहने लगता है कि मेजबान का
कदरदान साहिबान, आप सबका यहाँ पर मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। उम्मीद है कि आप लोग इस साल के होने वाले जीनियस बैटल को लेकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होंगे। इसी के साथ हवा में आतिशबाजी होना शुरू हो जाती है। इसी के साथ यहाँ पर फाइनली एक के बाद एक जीनियस एंटर होना शुरू कर देते हैं, जो कि खुद को मानते हैं जीनियस ऑब्वियसली। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर काइडन एम्पर का प्रिंस यानी कि प्रिंस केशी भी आ जाता है, जिसके पीछे उसकी पलटन भी होती है। वहीं दूसरी तरफ हम अपने एलेक्स को भी देखते हैं, जहाँ पर वो भी अपनी टीम के साथ आ जाता है। और यहाँ पर इतने सालों बाद फाइनली हम केशी और एलेक्स को आमने सामने देखते हैं। और केशी को देखते साथ ही एलेक्स को वो बचपन वाला सीन याद आ जाता है, जहाँ पर उसने केशी को फर्स्ट टाइम देखा था। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर जाते हैं। इन दोनों के मन में ही बहुत से अलग अलग सवाल चल रहे होते हैं, लेकिन इसी दौरान वो होली पोक कहने लगता है कि यहाँ पर ये जीनियस ऑफ बैटल दो ग्रुप्स के बीच में होने वाला है, और जो भी जीतेगा उसे आज यहाँ पर द स्वॉर्ड ऑफ डेस्टिनी मिलेगी। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग इसके लिए यहाँ पर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर जितने भी प्रतियोगी आए हुए हैं वो लोग आज यहाँ पर अपना बेस्ट देंगे और यहाँ मौजूद हमारे दर्शकों को बहुत ही ज्यादा एंटरटेन भी करेंगे। इसी के साथ वो वहाँ पर एक स्पेल को स्टार्ट कर देता है, जिससे वहाँ मौजूद जितने भी कॉम्पिटिटर थे अचानक उनके पैरों के नीचे एक पोर्टल सा बनने लगता है, जो अभी फुल्ली एक्टिवेट नहीं था। और फिर वो पोप कहने लगता है कि मैं इस बैटल का आगाज करता हूँ। इसी के साथ टाइम बिल्कुल फुर्ती से निकल जाता है और हमें दिखाया जाता है कि एक के बाद धड़ाधड़ सारे प्लेयर्स मारे जाते हैं। यहाँ पर बेसिकली एलेक्स और फ्लो ने ही आधे से ज्यादा बंदों का काम तमाम कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ हमें केशी को भी दिखाया जाता है, जहाँ पर वो भी सफाई के साथ सभी को निपटाता चला जाता है, जैसे उसके लिए तो ये सब रोज का काम है। लेकिन हम एलेक्स को देखते हैं कि वो वहाँ पर किसी को जान से तो नहीं मारता, पर उनको इतनी बुरी तरीके से नॉकआउट तो कर ही देता है कि वो गेम से बिना अपनी जान को गवाए ही बाहर हो जाते हैं। और यही चीज एलेक्स को सबसे ज्यादा खास बनाती है। वहीं दूसरी तरफ हम फ्लो को भी देखते हैं, जहाँ पर वो भी अपना बेस्ट दे रही होती है। यहाँ पर एलेक्स को देखकर वहाँ मौजूद उसके कंट्री के सारे लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसे चीयर करना शुरू कर देते हैं। इवन के फ्लो के पैलेस के गार्ड्स और उसके मास्टर्स भी वहाँ पर उसे ही चीयर कर रहे होते हैं, जिसके साथ ही हमें कुछ जज्बात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर पता चलता है कि अब यहाँ पर सभी को सोलो प्ले करना होगा, जिसका मतलब ये कि अब फ्लो और एलेक्स को भी एक दूसरे के अगेंस्ट फाइट करना होगा। जो देखकर वो गार्ड भी कहने लगती है कि ये क्या, अब तो इन दोनों को ही एक दूसरे का सामना करना होगा, ये तो बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ, अब मैं किसको सपोर्ट करूं। यहाँ पर ये सीन देखने के बाद पीछे खड़ा उसका मास्टर कहने लगता है कि देखने से लगता है कि यहाँ पर ये बैटल को भी काइडन एम्पर पूरी तरीके से कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि वो भी यहाँ पर चाहते हैं कि जैसे तैसे करके एलेक्स की जान उसके बेटे कीशी के हाथों से ही चली जाए, और ऐसा काम बस वही लोग कर सकते हैं। यहाँ पर हम एलेक्स को देखते हैं, जहाँ पर वो फ्लो से कहने वाला होता है कि देखो हम इस चीज को यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, मैं तुम पर अटैक नहीं करना चाहता। लेकिन उसके अगले पल फ्लो उस पर अपनी स्क्वाड से अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। दिल तोड़ती यार तुमने इसको। यहाँ पर एलेक्स उसे देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और इसके अगले पल जैसे ही वो उस पर अटैक करने ही वाली होती है, वो अपना डिफेंस वहाँ पर एक्टिवेट कर लेता है। फ्लो से कहने लगती है कि तुम मुझसे ये तो उम्मीद नहीं कर रहे हो ना कि मैं तुम्हें जिताने के लिए अपनी डिफीट को एडमिट कर लूं। जिस पर एलेक्स थोड़ा स्माइल करता है और उसे दूर झटक देता है, जिसके बाद फ्लो से कहने लगती है कि चिंता मत करो, एक बार मैं जीत गई ना तो मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगी। जिसके बाद ही वो फिर से इस पर अटैक कर देती है। हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच क्लोज कॉम्बैट होने लगता है। इसी दौरान एलेक्स उससे कहने लगता है कि देखो ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। जिस पर वो उसे कहने लगती है कि याद है ना कि बचपन में एक बार मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। जिस पर एलेक्स कहने लगता है कि हाँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम यहाँ पर अपनी जान को खतरे में डालकर मुझसे फाइट करो। ये सुनकर फ्लो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उस पर काउंटर अटैक करते हुए कहती है कि एलेक्स प्लीज मुझे अपनी फियांसे की तरह ट्रीट करना बंद करो, भूलो मत हम अभी एक बैटल ग्राउंड में, प्लीज मुझे अपनी एज अ ओपोनेंट की तरह ट्रीट करो। ये सुनकर एलेक्स वहाँ पर स्माइल करने लगता है। जिसके बाद हमें नरेटर वॉइस बताती है कि इस टाइम पर इलेक्ट्रोलस को पता ही नहीं था कि जो उसकी फियांसे है उसकी कंपेटिटिव स्पिरिट सभी की इमेजिनेशन के बियॉन्ड है। इसी के साथ हम देखते हैं कि फ्लो उस पर एक के बाद एक लगातार अटैक्स करती रहती है। इसी दौरान हम देखते हैं कि फ्लो अपने उसी ड्रैगन को भी वहाँ पर बुला लेती है और वो भी उसके साथ मिलकर एलेक्स पर अटैक करती है। जो सीन देखकर एलेक्स को बचपन का वही सीन याद आ जाता है जब वो पहली बार फ्लो से मिला था। इससे ये साबित होता है कि उसके दिलो दिमाग में अभी भी फ्लो की वही बचपन की भोली और क्यूट वाली लिटिल गर्ल की इमेज बनी हुई है, और जिसे याद करके वो थोड़ी देर के लिए वीक पड़ने लगता है, जिसका फायदा उठाते ही फ्लो उस पर अपने ताकत को दुगना करते हुए लगातार अटैक करती है।
जिससे बचने के लिए इलक्स वहां से दूर भाग जाता है और फिर हम देखते हैं कि वो फ्लू और उसके ड्रैगन को अपने पीछे दौड़ाने लगता है, जहां पर उस पर एक के बाद एक लगातार अटैक फ्लू अपने ड्रैगन के जरिए से कर रही होती है, जिससे इलक्स लगातार डॉज करने की कोशिश करता रहता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि जैसे ही फ्लू इस पर एक और थंडर अटैक करती ही है, तभी इलेक्ट्रोलस उस पर अपना डोमेन एक्टिवेट कर देता है। यहाँ मैं बता दूं कि इसके डोमेन की स्पेशलिटी ही यही है कि इसके अंदर ये पूरी चीजों को अपने अंदर कंट्रोल कर सकता है, यानी कि स्पेस और टाइम दोनों को। और फिर नेक्स्ट सीन में इलेक्ट्रोलस अपनी जगह को स्विच करके उसे हरा देता है, जिसके बाद वो उससे पूछने लगता है कि तो बताओ तुम्हें कैसा लगा। जिस पर फ्लो उसे बताने लगते हैं कि देखने से लगता है कि तुम्हारा सेल्फ क्रिएटेड स्किल मेरे पावर पर बहुत ही ज्यादा हैवी है। जिस पर इलेक्स उसे बताने लगता है कि हाँ तुमने सही कहा, लेकिन मैं इसे अभी भी फुल्ली मास्टर नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि बीते कुछ सालों में मैं बस इसके अंदर टाइम को ही अभी ठीक से यूज कर पाता हूँ। मुझे स्पेस को भी और अच्छे से यूज करना है। इस सुनने के बाद फ्लो उसे हैरानी के साथ देखते हुए कहती है कि इलेक्स एक बात कहूँ, तुम ना बहुत ही ज्यादा कमाल के हो, और इतने कमाल के फियांसे के आगे हारना मेरे लिए इतना भी ज्यादा शर्मनाक नहीं। जिस पर इलेक्स बताता है कि ऐसी बात नहीं है, तुम भी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हो। जिस पर फ्लो उसे बताती है कि लगता है मेरे जाने का वक्त आ गया है, और बेस्ट ऑफ लक जब भी तुम उस कीशी का सामना करो तो उससे बुरी तरीके से हरा दे, क्योंकि किसे पता कि आखिर इस बार वो कौन सी चाल चलने वाला है। जिसके बाद इलेक्स उसे कहने लगता है कि चिंता मत करो, मैं अपना ख्याल रखूंगा और मैं बाहर तुमसे जल्द ही मिलूंगा। जिसके बाद वो वहां से बाहर आ जाती है और इसकी गार्ड से कहने लगती है कि योर हाइनेस आप बहुत ही ज्यादा कमाल की। लेकिन हम देखते हैं कि फ्लू का चेहरा यहाँ पर उतरा होता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि जो विजुअल्स इन सभी को यहाँ पर दिखाए जा रहे थे, अचानक से वो गायब हो जाता है, जो देखकर वहाँ पे लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। जो देखकर होली चर्च का वो कहने लगता है कि यहाँ पर पैनिक करने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि चर्च ने खुद गारंटी किया है कि सारे प्लेयर की सेफ्टी की जिम्मेदारी उनकी है, और जो भी आज के कंपटीशन का विनर होगा वो कुछ ही वक्त में हमारे सामने हाजिर हो जाएगा। इसी के साथ हमें इलेक्स को दिखाया जाता है, जहाँ पर वापस से वही सारे असैसिन्स मिलकर उस पर अटैक कर देते हैं, जहाँ पर इलेक्स उन सभी को प्यार से मसलते हुए कहता है कि क्या हुआ, तुम सबके पास बस इतना ही दम है। जिस पर कीशी वहां से कहने लगता है कि चिंता मत करो इलेक्ट्रोलस, तुम्हारे साथ खेलने के लिए मैं हूँ ना। ये कहते साथ ही वहाँ पर एक टेलीपोर्ट ओपन होता है, जिसके अंदर से बहुत से मॉन्स्टर बीस्ट बाहर आते हैं, जो देखकर हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोलस हवा में जंप करते हुए अपने हाथ में एक जायंट सा लाइट बॉल बना लेता है, जिसके अंदर इंटेंस अमाउंट में लाइट एनर्जी मौजूद होती है, जिससे देखकर वहां मौजूद सारे असैसिन्स उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रोलस उस बॉल को ब्लास्ट कर देता है, वहां मौजूद सभी लोग उसके साथ धमाके में उड़ जाते हैं। इसी दौरान पीछे से कीशी तालियां बजाते हुए आ जाता है, कहता है क्या बात है, हाँ तुम बिल्कुल नहीं बदले। जो देखकर इलेक्ट्रोलस कहने लगता है कि हाँ और तुम भी नहीं, तुम जैसा कायर बस पीछे से ही लोगों पर अटैक करना जानता है। जिस पर कीशी कहने लगता है कि इस बातचीत को ना हम अपने गेम के एंड होने के बाद संभाल के रखेंगे, जब तुम मर जाओगे मेरे हाथों में तब तुम आराम से मुझसे बात करना और मैं सुनता रहूंगा, पर फिलहाल के लिए हमारे मैच को शुरू करें। ये कहते साथ ही वो अपने उस स्वॉर्ड ऑफ सोरिजिनिटी को जमीन में गाड़ देता है, जिससे वहां पर एक फॉर्मेशन ओपन होता है और आसपास की जमीन बुरी तरीके से फटने लगती है, जिससे कुछ डेड बॉडीज टाइप की चीजें निकलती हैं, जो कि आधे से आधे इलेक्ट्रोलस का पैर पकड़ लेती है। अब भाई वो लोग ज़ॉम्बीज की तरह उस पर एक के बाद एक चौड़ाई करना शुरू कर देते हैं, जिसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोलस को उन लोगों ने चारों तरफ से बांध कर रखा होता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि इलेक्स के नीचे लावा वाली जगह होती है, जहाँ पर अगर वो गलती से भी गिर जाता है ना तो इसका भजिया बन जाएगा। आगे तो हम आगे देखते हैं कि वहाँ पर कीशी आ जाता है और आते साथ ही उसका गला जोर से पकड़ते हुए कहता है कि क्या तुम्हें ये हीट फील हो रही है? इसे तो हमने स्पेशली तुम्हारे लिए ही बनाया था, पसंद आया? बचपन से मैं इस दिन का इंतजार कर रहा था कि मैं कब तुम्हें अपनी जान से मार दूं और ट्रू सन ऑफ लाइट का टाइटल हासिल कर लूं, हमेशा हमेशा के लिए। जिसके बाद वो हवा में फ्लोट करते हुए कहता है कि तुम्हें जान से मारने के बाद तुम्हारी बॉडी के अंदर से सारी की सारी पावर ऑफ लाइट को अब्सॉर्ब करके उसे मैं अपने नरिशमेंट के लिए यूज करूं, जिससे मैं पहले से कई गुना ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगा और जो 90% मेरा पॉइंट्स है वो अब 100% बन जाए। यहाँ पर हम देखते हैं कि एलेक्स अपने मन में सोचने लगता है कि आखिर इसको कैसे पता कि मैं अपने फॉर्मेशन को बिना अपने दोनों हाथों के यूज नहीं कर सकता। ऐसा लगता है कि ये मुझे बहुत ही अच्छे से जानता है। इसी दौरान वो होली पॉप अनाउंस करता है कि लगता है कि बैटल एंड हो चुका है और अब हमें हमारा चैंपियन मिल चुका है। जिसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हवा में अंधेरा छा जाता है और स्पेस में क्रैक ओपन होता है, जिससे कीशी बाहर आता है और वो आते साथ ही उस स्वॉर्ड ऑफ डेस्टिनी को हासिल कर लेता है। यहाँ पर सभी को यही लग रहा होता है कि ये शायद इलेक्ट्रोलस ही होगा, लेकिन वो पोप अनाउंस करता है कि जो विनर है वो प्रिंस ऑफ काइडन है। ये देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, सिवाय उन लोगों के जिन्हें की इलेक्स की सच्चाई का पता था। वो लोग कहने लगते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता। जिसके बाद कीशी वहाँ पर सभी लोगों का भाषण
प्रेशर देते हुए कहने लगता है कि ये तो पहले से ही तय था, क्योंकि मैं एक सन ऑफ लाइट हूँ जिसे कि हेवन ने खुद चूज किया है, तो मेरे रहते मैदान में कोई और कैसे जीत सकता है। जहाँ पर उसे सुनकर हम देखते हैं कि फ्लो उससे पूछने लगती है कि इलक्स का क्या हुआ, आखिर तुमने इसके साथ क्या किया। जिस पर वो कहता है कि उसने बहुत ही अच्छी फाइट की, लेकिन एट द एंड वो हार गया। मैंने उसे वहाँ पर उसी ट्रायल बैंक के साथ छोड़ दिया है, शायद वो बाहर आता ही होगा या फिर किसे पता उसके साथ क्या हो रहा हो। जिसे सुनकर फ्लो बहुत ही ज्यादा भड़क जाती है, जो देखकर वो कहने लगता है कि क्या तुम सन ऑफ लाइट पर क्वेश्चन उठा रही है। कहते साथ ही वो अपना हाथ आगे बढ़ाकर उन सभी पर इंटेंस अमाउंट में प्रेशर डालना शुरू कर देता है। इसी दौरान हम इलेक्स को देखते हैं, जहाँ पर वो खुद से कह रहा होता है कि घबराने की कोई बात नहीं है। सोचो, अगर मैं सन ऑफ लाइट नहीं होता तो आखिर मेरे पास ऐसा क्या होता जो मैं इस सिचुएशन में यूज कर पाता। क्या बस सन ऑफ लाइट होना ही मेरी खासियत है। ये कहते साथ ही वो अपने कॉन्शियसनेस में पानी के अंदर डूबता चला जाता है। इसी दौरान गॉडेस ऑफ लाइट इसे कहने लगती है कि देखा, मैंने तुमसे कहा था कि मेरा क्रिएशन ज्यादा बेस्ट है। जिसके बाद इलेक्स कहने लगता है कि मुझे पता है कि मैं क्या करने वाला हूँ। ये कहते साथ ही वो वापस से अपने उसी डोमेन को क्रिएट करना शुरू कर देता है और कहता है कि मुझे आसपास की मौजूद हर एक चीज की एनर्जी को यूज करना होगा, जिससे कि यूज करके मैं अपने पावर में ट्रांसफॉर्म कर दूं, और जिसकी मुझे इस वक्त बहुत ही ज्यादा जरूरत है। इसी दौरान हम देखते हैं कि इलेक्स वहाँ पर फोकस करना शुरू कर देता है, जिसका नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो वहाँ मौजूद सभी की स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज करके एक ब्लैक होल क्रिएट करता है, जिसे वो अपनी उंगली में उठा लेता है और फिर उस ब्लैक होल की पावर से वहाँ पर एक ब्लैक होल फॉर्मेशन अरे को क्रिएट करता है। इसी दौरान हम कीशी को देखते हैं, जहाँ पर वो फाइनली अनाउंस कर देता है कि आज से मैं एज अ सन ऑफ लाइट पूरे कॉन्टिनेंट का कमान संभालने वाला हूँ, और जो लोग भी मुझे डिसओबे करना चाहेंगे उनका अंजाम सिर्फ मौत होगा। ये कहते साथ ही उसके पीछे गॉडेस ऑफ लाइट दिखने लगती है। हम देखते हैं कि यहाँ मौजूद सभी लोग उससे बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट के साथ ग्रीट करते हैं और उसे बो डाउन भी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसी दौरान जैसे ही वो कुछ कहने ही वाला होता है, अचानक से वहाँ पर उसकी फिंगर को कोई काट देता है, और वो रिंग जो कि उसे एज अ विनर के तौर पर मिला था, वो अचानक से उसके हाथों से छिटक जाता है। तभी हम देखते हैं कि ब्लैक होल की पावर को यूज करके वहाँ पर स्पेस को क्रैक करते हुए इलेक्स आ जाता है। और भाई ये सीन बहुत ही ज्यादा मैसिव होता है। हम देखते हैं कि चारों तरफ लाइटनिंग थंडर दिखने लगती है और सामने एक बड़ा सा स्पिरिचुअल क्रैक ओपन होता है, जिसे कि इलेक्स ने अपनी ब्लैक होल की पावर से किया था, जिसके साथ ही वो रिंग फाइनली इलेक्स के थंब में जाकर फिट हो जाती है, और फिर वो वहाँ पर अपनी पावर की ऑरा को रिलीज करता है, जिससे आसपास एक धमाकेदार रोशनी दिखाई देती है। जिसके बाद इलेक्स को देखकर वो कहने लगता है कि आखिर तुम वहाँ से बाहर कैसे निकले। जिस पर वो कहने लगता है कि जाहिर है यहाँ पर जो सन ऑफ लाइट है उसे कोई नहीं हरा सकता, और हाँ, तुमने क्या कहा था, तुम सन ऑफ लाइट हो ना। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि उसके आसपास जितने भी वो क्रिस्टल पॉइंट्स थे वो एक के बाद एक डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, जो देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग कहने लगते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो सन ऑफ लाइट है ना, तो आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। जिस पर वहाँ मौजूद एक बंदा कहता है कि अगर ये सन ऑफ लाइट होता तो इसके साथ ऐसा कभी नहीं होता, और सभी लोगों को ये यकीन हो जाता है कि काइटन एम्पायर के किंग ने जरूर किसी तरह के विचक्राफ्ट को यूज किया था। ये नजारा देखकर कीशी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि उसके लोगों का ट्रस्ट अब उससे उठ चुका है। जिसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कीशी अपनी डिमोनिक पावर को यूज करता है और फाइनली अपने डिमोनिक लुक में आ जाता है और कहता है कि इलेक्ट्रोलस, आज मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, और मैं अपनी स्वॉर्ड ऑफ स्वर्जिनिटी को यूज करके तुम्हें यहाँ पर सबक जरूर सिखाऊंगा। ये कहते साथ ही वो अपने फुल डिमोनिक लुक में आ जाता है, जो दिखने में बहुत ही ज्यादा इविल और क्रूअल लगता है। यहाँ पर उसे ऐसा देखकर फाइनली इलेक्ट्रोलस भी अपनी पावर को यूज करता है और एक पोर्टल में से अपनी डिवाइन स्वॉर्ड को बाहर निकालता है, जिसके साथ ही इन दोनों के बीच फाइट अब शुरू हो जाती है, जहाँ पर एक तरफ अच्छाई और दूसरी तरफ बुराई की ताकत आपस में टकरा रही होती है। दोनों ही एक दूसरे पर लगातार स्लैश अटैक करते हैं, और जैसे ही इन दोनों के क्लैश अटैक्स आपस में कोलाइड करते हैं, वहाँ आसपास एक के बाद एक जबरदस्त धमाके होते हैं। ये सारा सीन वहाँ मौजूद सभी लोग देखते हैं, और उनके मिडल ऑफ द फाइट हम देखते हैं कि उसे कीशी बताने लगता है कि ये जो मेरी स्वॉर्ड ऑफ स्वर्जिनिटी है, इसे मेरे फादर के ब्लड से बनाया गया है, और सिर्फ मेरे फादर के ब्लड से ही नहीं बल्कि काइटन एम्पायर के जितने भी पिछले किंग्स थे उन सभी के ब्लड से इसे जनरेशन बाय जनरेशन स्ट्रॉन्ग बनाया गया है, और आज इसकी मदद से मैं तुम्हें यहाँ पर जान से मार दूंगा। हम देखते हैं कि ये कहते साथ ही वो दोनों फिर से बहुत ही ज्यादा टफ और क्लोज कॉम्बैट करने लगते हैं। उनकी स्पीड का कोई मैच ही नहीं होता। यहाँ पर कीशी उसे आगे कहता है कि मैं लेवल 9 के पीक पर हूँ, तो तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ही कहते साथ ही वो वहाँ पर एक पोर्टल ओपन करता है, जिससे बहुत ही शार्प वेपन्स बाहर आते हैं, और वो उसे बताने लगता है कि ये हमारे रॉयल रियलम का सबसे पावरफुल आर्टिफैक्ट्स है, और मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास इसके अगेंस्ट क्या है। ये कहते साथ ही वो उस पर अटैक कर देता है, जिस पर इलेक्स वहाँ पर अपने उसे डोमेन को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि मेरे पास कोई आर्टिफैक्ट नहीं है, बल्कि मेरा खुद का अपना स्किल है और मेरी अपनी क्रिएशन, जो
कि तुम्हारे लिए इनफ होगा। ये कहते साथ ही वो बिजली की स्पीड से उसके सामने आ जाता है और कहता है कि ये जो मेरे हाथ में स्वॉर्ड देख रहे हो ना, ये भी एक नॉर्मल स्वॉर्ड है। जिसके बाद एक ही स्लैश अटैक में वो उसके तलवार के 2 टुकड़े कर देता है, जिससे वो दूर जाकर छटक जाता है और वो कहता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है। इसी दौरान वो खुद से कहने लगता है कि तुम्हारे जैसा बच्चा कभी भी नहीं समझ सकता, मैं बचपन से ही इन सारे ट्रॉमा से झेल रहा हूँ, मुझ पर इतने सारे टॉर्चर हुए हैं कि मैं एक दिन आगे चलकर सन ऑफ लाइट बनूं, लेकिन तुम्हारे आने के बाद से सब कुछ बदलने लगा और तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। ये कहते साथ ही वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। अचानक से उसके बॉडी से ब्लड निकलने लगता है और फिर इंटेंस अमाउंट में डार्क एनर्जी उसकी बॉडी में आने लगती है, जिसके बाद वो गुस्से के साथ कहने लगता है कि मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करने वाला। जिसके नेक्स्ट सीन में उसकी बॉडी ब्लास्ट कर जाती है, जिससे हम देखते हैं कि वहां पर जो उसके एम्पायर के लोग थे जिन पर उसने होली वाटर कहकर जो बारिश की थी, वो असल में उसके पेन को उन सभी की बॉडीज के साथ शेयर किया होता है। और जब यहाँ पर केशी अपना कंट्रोल खो देता है और उसकी बॉडी में उसे बहुत ही ज्यादा पेन होता है, तो हम देखते हैं कि इसका असर उसके किंगडम के लोगों पर भी होता है। अचानक से वो सभी पागल हो जाते हैं, उन सभी की बॉडी से एनर्जीज अब्सॉर्ब हो रही होती है और उनकी चेहरा भी बहुत ही ज्यादा बिगड़ जाता है। चारों तरफ डिमोनिक ऑरा हमें नजर आता है। जिसके बाद यहाँ पर केशी भी सेम चीज को रिपीट करते हुए कहता है कि तुम लोगों ने मेरी एनर्जीज का बहुत ही ज्यादा फायदा उठाया और अब वक्त है कि उसका दुगना तुम मुझे यहाँ पर लौटाओ। जिसके साथ ही हमें उसकी बॉडी को दिखाई जाती है जो अब बिल्कुल ठीक नजर आती है और वो वहाँ पर उन सभी से एनर्जीज को अब्सॉर्ब कर रहा होता है, जिससे हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बड़ा डेमोनिक ऑरा वाला वर्टेक्स भी ओपन हो जाता है, जो कि एक के बाद एक चारों तरफ ओपन होना शुरू कर देता है, जो देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। और इसकी पागलपन और सनक को देखकर हम देखते हैं लक्स उससे कहने लगता है कि देखो तुम्हारे साथ जो कुछ बुरा हुआ मैं मानता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अलाउ नहीं करता कि तुम यहाँ मौजूद सारे इनोसेंट्स लाइफ के साथ खिलवाड़ करो। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि वो अचानक से वहाँ पर गॉड ऑफ लाइट को समन कर लेता है और फिर ट्रू सन ऑफ लाइट होने के नाते वो अपनी ट्रू पावर को यूज करना शुरू कर देता है, जिससे हम देखते हैं कि वो गॉडेस ऑफ लाइट की शील्ड को उस वॉर्टेक्स के अगेंस्ट यूज करता है, जिससे हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी लोग यहाँ पर केशी के उस डेमोनिक एनर्जी से सफर कर रहे होते हैं, अचानक ही उन सभी को रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है, उन सभी से वो डेमोनिक ऑरा हट जाता है। यहाँ पर वो लोग समझ जाते हैं कि असल में ट्रू सन ऑफ लाइट यहाँ पर कौन है। जिसके बाद उनमें से कहने लगता है कि यकीन नहीं होता कि हमारे साथ इतने सालों तक धोखा होता हुआ आ रहा है। आज यहाँ पर गॉडेस ऑफ लाइट को इलेक्ट्रोलस ने समन करके ये साबित कर दिया कि वही ट्रू सन ऑफ लाइट है। यहाँ पर ये सुनकर केशी का दिमाग ही खराब हो जाता है। वो वहाँ पर चिल्लाते हुए कहता है कि यहाँ पर से ट्रू सन ऑफ लाइट अगर कोई है तो वो मैं हूँ। ये कहते साथ ही वो अपने बीस्ट के साथ इलेक्ट्रोलस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन हम देखते हैं कि अचानक से इलेक्स वहाँ पर एक कमाल की लाइन कहता है कि केशी अब वक्त आ गया है कि तुम्हें तुम्हारे कियो का अंजाम दिया जाए। ये कहते साथ ही वो बहुत ही स्टाइल के साथ थैनोस की तरह वहाँ पर एक चुटकी बजाता है और फिर वहाँ पर एक धमाका होता है, जिससे वो मॉन्स्टर पूरी तरीके से डिसअपीयर हो जाता है। जिसके बाद इलेक्ट्रोलस का वो स्लैश अटैक केशी के पेट में जाकर लग जाता है, जो कि उसने इतने सफाई से किया होता है कि यहाँ पर हमें भी नहीं दिखाया जाता। जिसके साथ ही चारों तरफ से वो डिमोनिक ऑरा और वो काले बादल अचानक से छटने लगते हैं और वहाँ पर सूरज की किरण सभी को दिखाई देती है। इसी के साथ केशी का चैप्टर फिलहाल के लिए यहाँ पर क्लोज हो जाता है। जिसके बाद वहाँ मौजूद सभी लोग इलेक्ट्रोलस किनारे लगाने लगते हैं और उसे एज अ ट्रू सन ऑफ लाइट के नाम से पुकारते हैं। लेकिन मैं हैरान हूँ कि इस पोप को यहाँ पर इस चैंपियनशिप की पड़ी होती है। उसका खाली एक ही काम होता है कि यहाँ पर आकर मुंह उठा के कहने लगता है कि आज मैं इस बैटल का जो ट्रू चैंपियन है, यानी कि बैटल ऑफ जीनियस का विनर, उसे मैं सन ऑफ द लाइट जो कि इलेक्ट्रोलस है उसे डिक्लेयर करता हूँ। जिसका नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उसकी रिंग में से एक वॉइस उसे बताती है कि इलेक्ट्रोलस, तुमने इस पूरे वर्ल्ड के ब्राइटनेस को अपने हार्ट से रिडीम कर लिया है और इसलिए कोई है जो तुमसे मिलना चाहता है। इसी के नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो अपने कॉन्शियसनेस में एक स्नेल के फ्रेम को देखता है, जो कि अचानक से एक ह्यूमन का फॉर्म ले लेता है, जिसका नाम की हमें यहाँ पर व्हाइट डीमन मून स्कॉर्पियन बताया जाता है, जो कि यहाँ पर इलेक्ट्रोलस से कहने लगता है कि आज से मैं तुम्हें तुम्हारे हर रास्ते में आने वाले छोटी बड़ी चुनौतियों में तुम्हारा पूरा साथ दूंगा और तुम्हारी पूरी मदद करूंगा जब तक कि तुम नए गॉड ऑफ लाइट नहीं बन जाते। जिसके बाद वो उसे एक एंशिएंट आर्टिफैक्ट दिखाते हुए कहने लगता है कि ये एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, जिसे कि बिग टर्टल शेल टेक्निक के नाम से भी जाना जाता है। जिसके बाद वो कहने लगता है कि ये टेक्निक तुम्हें इंटेंस अमाउंट में पावर भी प्रोवाइड कराएगी। जिसके बाद वो आगे बताता है कि एक ऐसी पावर है जिसके लिए गॉड भी डिजायर्स रखते हैं, इवन की गॉड्स भी इसके लिए फाइट करते हैं, तो अंदाजा लगा लो कि ये कितना ज्यादा पावरफुल है। जिसके बाद वो आगे कहता है कि मैंने प्रोफेसी के पावर को यूज करके एक्सप्लोर करने की कोशिश की, पर एज अ पनिशमेंट मुझसे मेरी एक आई ऑफ प्रोफेसी को छीन
लिया गया और इसी वजह से मैंने अपनी हाफ प्रोफेसी पावर को भी खो दिया। लेकिन मैंने एट द एंड देख ही लिया कि ये किसे मिलने वाला है। इलेक्ट्रोलस वो तुम हो जो कि इसे हासिल करेगा और ये तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है। जिस पर इलेक्ट्रोलस स्माइल करते हुए कहता है कि क्या मेरा इंतजार कर रहा है? लगता है मुझे अभी घर जाने की इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। इसी दौरान वो वापस से चुटकी बजाते हुए रियलिटी में आ जाता है, जहाँ पर होली चर्च का पोप उसे कहने लगता है कि इलेक्ट्रोलस मुझे खुशी है कि तुमने यहाँ मौजूद सभी चीजों को सेटल कर लिया है और एज अ सन ऑफ लाइट होने के नाते तुम आज से ग्लोरियस चर्च के न्यू सक्सेसर बनने वाले हो। जहाँ पर हम देखते हैं ये सुनने के बाद वहाँ मौजूद सभी लोग उसके नारे लगाना शुरू कर देते हैं और वो पोप उससे कहता है कि प्लीज इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लो जिसे कि तुम्हारे बिलीवर्स ने तुम तक पहुंचाया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोलस उनके बीच में जाने लगता है, जहाँ पर सभी लोग उसके आगे सर झुकाने लगते हैं। इसी दौरान उसे एक बच्चा दिखाई देता है, जहाँ पर उसके हाथ में एक छोटा सा डैगर होता है जिससे वो किसी का हाथ काटने की कोशिश करता है, लेकिन इलेक्ट्रोलस उससे वो डैगर ले लेता है और फिर वो उससे कहने लगता है कि एक बात बताओ, आखिर ये क्या चीज है? जिस पर वो बच्चा स्माइल के साथ कहने लगता है कि मैं आपको अपना खून डेडिकेट करके अपनी लॉयल्टी साबित करना चाहता हूँ। जो सुनकर इलेक्ट्रोलस उसका हाथ छोड़ देता है और वो बच्चा अपना सिर उसके सामने झुकाते हुए कहता है कि आज से मेरी सोल, मेरी बॉडी, मेरा सब कुछ आपको बिलोंग करता है। जिस पर हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोलस उसे ऊपर उठाते हुए कहता है कि तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे किंगडम यानी कि पांगबू में किसी को भी अपने फेथ, अपने बिलीव को साबित करने के लिए अपना खून या कुछ भी देने की जरूरत नहीं पड़ती। इवन कि खुद गॉड भी अगर चाहे तो वो भी तुमसे जबरदस्ती कुछ भी नहीं ले सकता। लेकिन हम देखते हैं कि ये बात उस बच्चे को बहुत ही ज्यादा अजीब लगती है। वो उससे अपना हाथ झटक देता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पर जितने भी लोग काइटोन किंगडम के थे वो सभी लोग अपना हाथ ऊपर उठाने लगते हैं और कहने लगते हैं कि प्लीज हमें हमारे फेथ को आपको ऑफर करने दो, प्लीज हमारे ब्लड को ऐसे ही जाया होने मत दो। हम देखते हैं कि उन सभी के हाथ में एक अजीब सा मार्क होता है। वो लोग चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि हमारी बॉडी, हमारा सोल, हमारा सब कुछ आज से आपको बिलोंग करता है, प्लीज इसे एक्सेप्ट करो। इसी के साथ हमें बताया जाता है कि ये वो पहली बार होता है जहाँ पर इलेक्ट्रोलस ये एहसास करता है कि लोगों का जो ओरिजिनल बिलीव्स होता है वो उन्हें इस हद तक क्रेजी बना देता है कि कभी कभी उनका ये बिलीव क्रेजीनेस के हर हद को पार कर देता है, क्योंकि इनका बिलीव होता है कि ये पैदा ही इसलिए हुए होते हैं कि इनका यूज किया जाए। इसी के साथ हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो फ्लू के साथ वहां से जा रहा होता है और वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज नजर आता है, जो देखकर फ्लू से कहती है कि इलेक्ट्रोलस ज्यादा फिक्र मत करो और जिस दिन तुम ग्रेट टर्टल शेल टेक्निक को यूज करना सीख जाओगे ना और उसे पूरी तरीके से मास्टर कर लोगे, हम हमारे किंगडम में वापस जाकर खुशहाल जिंदगी गुजारें। हम देखते हैं कि यहाँ पर इलेक्स बहुत ही ज्यादा जोन आउट हो जाता है, जिसके बाद वो फ्लू से अपनी परेशानी को जिक्र करता है, जहाँ पर वो व्हाइट एंड किंगडम के लोगों के बिलीव्स के बारे में उसे बताता है। जिस पर फ्लू उसे कंफर्ट करते हुए कहती है कि चिंता मत करो, जब तक तुम हमारे साथ हो मुझे यकीन है कि वो लोग एक ना एक दिन बदल जाएंगे। जिसके बाद वो एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर उसे देखकर इलेक्ट्रोलस कहने लगता है कि ये वही जगह है जिसके बारे में सन एंड मून स्नेल ने प्रिडिक्ट किया था। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हमें एक सैक्रिफिशियल ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि काइटन एम्परर का किंग वहाँ पर आता है और वो आते साथ ही कहने लगता है कि जल्द से जल्द इस रिचुअल को कंप्लीट करो। और एक बात बताओ, क्या तुम लोग सच में इलेक्ट्रोलस को जान से मार पाओगे? जिस पर वहाँ मौजूद एक ब्लैक हुडेड पर्सन कहने लगता है कि हमारे गॉड ने एक बार चमत्कार करके दिखाया है, जिससे उसने तुम्हारे बेटे को ऑलमोस्ट सन ऑफ लाइट बना दिया था, तो दूसरी बार क्यों नहीं हो सकता? जिसे सुनकर किंग ऑफ काइटन वहाँ से सेंटर में चला जाता है, जिसके बाद वो एक डैगर को उठाते हुए कहता है कि बेटे मैं तुम्हें साथ देने के लिए तुम्हारे पास आ रहा हूँ, और फिर वो उस डैगर को अपने आर पार कर देता है और जैसे ही उसका ब्लड उस रिचुअल में गिरता ही है, हम देखते हैं कि वो फॉर्मेशन ग्लो करने लगता है और वहाँ मौजूद जितने भी ब्लैक मैजिक यूजर्स थे वो कुछ ना कुछ स्पेल करने लग जाते हैं और फिर वहाँ पर एक ब्लैक स्मोक का बॉल बन जाता है जिसके अंदर वो सारे विचेस गायब हो जाते हैं। इसी दौरान हमें इलेक्स को दिखाया जाता है जहाँ पर वो फ्लू से कहता है कि हम बस पहुंचने वाला है, लेकिन तभी उसके सामने एक बड़ा सा जाइंट स्टोन आ जाता है और उसके ऊपर से अचानक से एक बड़ा सा आग का गोला गिरने वाला होता है, जो देखकर फ्लू उसे बचाने वाली होती है, लेकिन इलेक्ट्रोलस उसे धक्का दे देता है। जिसके बाद ही हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि इलेक्ट्रोलस वहाँ पर फॉरबिडन एरिया ऑफ डेथ पर टेलीपोर्ट हो जाता है, जहाँ पर उसे बांध कर रखा गया होता है और एक वॉइस कहती है कि आखिर यहाँ पर गॉड ऑफ डेथ को किसने समन किया। इसी दौरान वहाँ पर वो विच कहने लगता है कि मैंने आपको यहाँ पर समन किया है क्योंकि हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर इस इलेक्ट्रोलस नाम के बंदे को जान से मारना होगा, जो कि सन ऑफ लाइट है। ये सुनते ही हम देखते हैं कि गॉड ऑफ डेथ अपनी एक फिंगर से जो बंदा वहाँ पर स्पीक कर रहा था उसको जान से मार देता है, जिसे सुनकर पास खड़ा बंदा कहता है कि प्लीज अपने कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ही काम कीजिए, लेकिन गॉड ऑफ डेथ उसे भी जान से मार देता है और कहता है कि मुझे अपना कॉन्ट्रैक्ट याद है। जो सुनकर यहाँ पर इलेक्ट्रोलस कहने लगता है कि देखने से लगता है कि इन सब मामलों में इन लोगों ने गॉड ऑफ डेथ को भी नहीं छोड़ा, जिस पर वो बताता है कि इन्होंने
मुझे सेक्रीफाइसेस प्रोवाइड की हैं, तो मुझे कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तुम्हें आज यहाँ पर जान से मारना ही होगा। ये कहते साथ ही वो उस पर एक पावरफुल सा अटैक कर देता है, जो देखकर इलक्स वहाँ पर अपनी डोमेन बाउंड्री को यूज करता है। पर भाई वो गॉड ऑफ डेथ इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो उसके डोमेन को यूं चुटकियों में डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद वो उसके दोनों हाथों पर शार्प नेल्स को घुसा देता है। जिसके नेक्स्ट सीन में वो कहता है कि क्या हुआ, बस तुम्हारे पास इतना ही है, मुझे लगा तुम यहाँ पर मुझे सरप्राइज कर दोगे। ये कहते साथ ही वो उस पर और अटैक कर देता है, जो देखकर वहाँ पर इलेक्ट्रो डिवाइन सन मून स्कॉर्पियन को बुला लेता है। जिसके बाद वो कहने लगता है कि ये बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा कि तुमने प्रेडिक्ट किया था। इसी के साथ हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डिवाइन सन मून ने इससे कहा था कि मैं तुम्हें एक बात याद दिला दूं कि जब तुम ग्रेट टर्टल शेल टेक्निक को अप्रोच के लिए जाओगे, तुम्हारे पास इतना ज्यादा करेज और स्ट्रेंथ होना ही चाहिए कि तुम डेथ को फेस कर सको। जिसके नेक्स्ट सीन में हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर सन मून स्नेल उसे कहने लगता है कि मैं यहाँ पर इसे थोड़ी देर के लिए संभाल सकता हूँ, लेकिन बाकी सब अब तुम पर डिपेंड करता है। ये कहते साथ ही वो उसके फोरहेड को टच करके वहाँ से उसे धक्का दे देता है। जिसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोलस एक पोर्टल के थ्रू होते हुए उसी टर्टल टेक्निक के डायमेंशन में पहुंच जाता है। जिसके बाद जैसे ही वो वहाँ पर लैंड करता है, उसके मुंह से खून आना शुरू कर देता है और एक वॉइस वहाँ पर बताने लगती है कि इलेक्ट्रोलस तुम यहाँ पर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए आ पहुंचे हो। इसी दौरान वहाँ पर इलेक्ट्रोलस का एक और इल्यूजन उसे दिखाया जाता है और वो वॉइस कहती है कि मुझे यकीन है कि तुम यहाँ पर उस टेक्निक को हासिल करने ही आए हो, जिससे कि तुम इतने ज्यादा पावरफुल बन जाओ कि तुम गॉड ऑफ डेथ को भी हरा सको। तो क्या उस ग्रेट फिश आर्मर टेक्निक को ऑब्टेन करने के लिए टेस्ट को शुरू किया जाए। हम देखते हैं कि ये सेम वर्ड पीछे एक छोटी लड़की भी रिपीट करती है। जैसे ही वो उसे मुड़कर देखता है, वो वहाँ से गायब हो जाती है। तभी उसके सामने खड़े उस इल्यूजन का गला कोई घोंट देता है, जिससे इलेक्ट्रोलस को पेन होना शुरू हो जाता है। तभी वहाँ पर एक और ओल्ड लेडी आती है, जो कि उससे कहती है तुम जिस टेक्निक को पाने के लिए यहाँ पर आए हो, ये इतना भी आसान नहीं है। इसी दौरान उसका एक और इल्यूजन को आकर कोई जान से मार देता है, जिससे फिर से इलेक्ट्रोलस को दर्द होना शुरू हो जाता है। जिसके बाद वो औरत फिर से कहने लगती है कि ये कभी भी इतना ज्यादा सिंपल नहीं रहा है जैसा कि तुमने सोचा है, लेकिन ये इतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस लोगों ने ही इसको कॉम्प्लेक्स बना दिया है। यहाँ पर साफ जाहिर होता है कि वो लेडी और उसके बाकी के सारे रूप वहाँ पर इलेक्ट्रोलस को उसकी बातों में उलझाए रखते हैं। जिसके बाद वो लेडी उससे कहने लगती है कि इससे पाने का बस एक ही तरीका है, और जो कि तुम्हारे पीछे ही मौजूद है। सिर्फ एक गॉड ही दूसरे गॉड को जान से मार सकता है, क्योंकि जो फर्स्ट सन ऑफ लाइट था उसने सन एंड मून स्नेल को खा लिया था, जिससे उसके पास एक ड्रैगन से भी ज्यादा इंटेंस अमाउंट में पावर आ गया था। इसी दौरान हम देखते हैं कि कोई पीछे से आकर इलेक्ट्रोलस की आंखों को बंद कर देता है। जिसके बाद वो लेडी वहाँ पर क्रीपी तरीके से उसे टच करते हुए कहती कि जाओ और जाकर सन मून को खा लो, जाओ 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 और उसे जान से मार दो, जिसके बाद तुम फाइनली एक ट्रू गॉड ऑफ ग्लोरी बन जाओगे। यहाँ पर हमें बताया जाता है कि इलेक्ट्रोलस के सेल्फ कॉन्शियसनेस में उसका टेस्ट चल रहा होता है। जिसके नेक्स्ट सीन में हमें उसके हाथ में एक छोटा सा डैगर दिखाया जाता है और एक लड़की उसके कान में आके कहती है कि डियर थर्ड सन ऑफ लाइट, तुम्हें बस एक छोटा सा काम ही तो करना है, जाओ और जाकर सन एंड मून स्नेल को मार दो और उसे खा जाओ, जिसके बाद तुम्हारे पास बियॉन्ड लेवल की गॉड पावर्स आ जाएंगी। यहाँ पर हम देखते ही कहते साथ ही वो उसके एक इल्यूजन का गला फिर से घोट देती है, जिससे इलेक्स को बहुत ही ज्यादा पेन होता है। जिसके बाद इलेक्ट्रोलस खुद से कहने लगता है कि अब मैं समझा कि जो सन मून स्नेल और सन ऑफ लाइट है, ये दोनों सेम ओरिजिन के हैं और मुझे सबसे पहले सन मून स्नेल को जान से मारना होगा, तभी मेरी ट्रू पावर एक्टिवेट हो जाएंगी। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि वो स्टैगर को लेकर सन मून स्नेल के करीब जाता है और वहाँ पर वो सारी लेडीज उससे कहने लगती है कि हाँ जाओ आगे बढ़ो और इसे जान से मार दो। यहाँ पर ये खुद से कहता है कि ये मेरी डेस्टिनी है कि मुझे इसे जान से मारना ही होगा। जिसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो सन मून स्नेल को मारने के लिए अपने डैगर को ऊपर उठा लेता है, जो कि दूर से वो ओल्ड लेडी जो कि ग्रेट टॉर्टोइस टेक्निक होती है वो देख कर स्माइल करती है और कहती है कि हाँ इसे जान से मार दो। जिसके बाद वहाँ मौजूद सभी लोग उसके कान में आकर खुसखुसाते हैं कि हाँ मारो मारो मारो, लेकिन हम देखते हैं कि उसके अगले ही पल इलेक्ट्रोलस उसका गला पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं डेस्टिनी पे यकीन करता हूँ? हाँ, मैं सिर्फ खुद पर यकीन रखता हूँ और तुमने अब तक जो भी खेल यहाँ पर खेला है ना, वक्त आ गया है कि उन सभी को यहाँ पर खत्म किया जाए। जो सुनकर हम देखते हैं कि वो लेडी वहाँ पर स्माइल करने लगती है और अचानक से उसकी बॉडी डिसअपियर हो जाती है। जिसके बाद वो लेडी दूर से कहती है कि इलेक्ट्रोलस तुम्हारे पास कोई भी डिजायर नहीं है, तो इसलिए तुम गॉड नहीं बन सकते। जिस पर वो कहता है कि डियर बिग टर्टल शेल टेक्निक, आखिर तुम्हारा इससे क्या मतलब है? जिस पर दूसरी वॉइस कहती है कि जैसा कि इसने कहा कि तुम नहीं बन सकते तो बस नहीं बन सकते, और ये टेक्निक तुम्हें कभी भी नहीं मिल सकती, क्योंकि इसे यूज करने वाला जितना ज्यादा डिजायर रखता होगा उतना ही ज्यादा वो पावरफुल होगा, जितना ज्यादा वो पावरफुल होगा उतना ही ज्यादा मैं भी पावरफुल होंगी, जब तक कि वो खुद के हाईएस्ट लेवल के स्टैंडर्ड तक नहीं पहुंच जाते जैसा कि एक गॉड होता है।
लेकिन जो ग्रेट टर्टल टेक्निक है उसकी पावर इस टाइप की नहीं है जो कि दूसरों के एमिशंस को सपोर्ट करने में इंटरेस्टेड हो। जिसके बाद वो कहती है कि ये पावर हमें यूनिवर्स से मिलती है और इलेक्ट्रोलस तुम एक ऐसे इंसान के हो जो कि खुद पर स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन रखता है। जिसके बाद वो छोटी लड़की कहती है पास्ट, वो बीच वाली लड़की कहती है प्रेजेंट और वो ओल्ड लेडी कहती है फ्यूचर। और आज द ग्रेट थ्री टर्टल टेक्निक्स के ये तीनों फॉर्म तुम्हारे साथ विलिंगली कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए इंटरेस्टेड है। और फिर वो तीनों साथ में कहती है कि हम तुम्हें अलाउ करते हैं कि तुम ग्रेट फिश आर्मर टेक्निक को यूज कर सको। और आज से ये टेक्निक तुम्हें ही बिलोंग करती है। जिसके बाद वो वॉइस से कहती है कि आज से तुम इसे फुल्ली अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो और बताओ आखिर तुम किस टाइप का वर्ल्ड क्रिएट करना चाहते हो। जिसके बाद इलेक्ट्रोलस उसके करीब जाकर उस टर्टल शेल को अपने हाथों से पकड़ता है और फिर हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो एरो जैसे ही सन मून स्नेल को हिट करता है इसी दौरान उसका शील्ड डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो डेथ ऑफ गॉड कहने लगता है कि आज तुम्हें यहाँ पर कोई भी मुझसे नहीं बचा सकता। लेकिन इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोलस अपनी आईज ओपन करता है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और फिर हम फाइनली देखते हैं कि इलेक्ट्रोलस सन मून स्नेल की बॉडी में मर्ज हो जाता है। जिसके बाद वो अपने उसी टेक्निक को यूज करता है जिसे देखकर वहाँ पर गॉड ऑफ डेथ हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिर इंटेंस अमाउंट्स में पावर तुम्हारे पास कहाँ से आई। जिसके बाद उस टेक्निक का सेकंड फॉर्म भी अपनी पावर को एक्टिवेट कर देता है जिससे जैसे ही गॉड ऑफ वॉर उस पर एक के बाद एक अटैक करता है लेकिन उसका इलेक्ट्रोलस पर कोई भी असर नहीं होता। जो देखकर इलेक्ट्रोलस स्माइल करता है और गॉड ऑफ डेथ कहता है कि अच्छा तो तुम्हारी इतनी हिम्मत कि अब तुम गॉड से भी खेलना शुरू कर दो। हाँ, जो कहने के साथ ही वो उस पर एक और जबरदस्त अटैक करता ही है लेकिन उससे पहले इलेक्ट्रोलस उस पर अपना प्रेशर डालना शुरू कर देता है जिससे गॉड ऑफ डेथ अपने घुटनों में आ जाता है और इलेक्स कहने लगता है कि जरा मेरी तरफ देखो, भले ही इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम गॉड ऑफ डेथ हो या फिर कुछ और, लेकिन तुम्हें आज से कोई हक नहीं बनता कि तुम दूसरों के पेट के साथ खिलवाड़ कर सको और जब तक मैं इस दुनिया में एग्जिस्ट करता हूँ मैं तुम्हें ये कभी नहीं करने दूंगा। ये कहते साथ ही वो अपने हाथों के बीच में एक छोटे से बॉल को क्रिएट करता है जो कि दिखने में एक छोटे से डायमेंशन जैसा लगता है। जिसके बाद वो गॉड ऑफ डेथ को अपने उसी टेक्निक के अंदर ट्रैप कर लेता है जो देखकर वो पूरी तरीके से पागल हो जाता है, चिल्लाते हुए कहता है कि तुम तो एक नॉर्मल से इंसान हो तो आखिर तुम ये कैसे कर सकते हो, मैं गॉड ऑफ डेथ हूँ, मुझे कोई नहीं हरा सकता, सब मुझसे डरते हैं और सबसे बड़ी बात मैं एक गॉड हूँ तो तुम मेरे साथ ये कैसे कर सकते हो। जिसके लास्ट और एपिक सीन में हम देखते हैं कि वो फाइनली उसे अपने उसी डायमेंशन के अंदर पूरी तरीके से ब्लॉक कर देता है और वो कहने लगता है कि मैं इलेक्ट्रोलस हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कहते साथ ही हम देखते हैं कि वो अपनी पावर को उस पर और ज्यादा सील करने लगता है जिससे हमें वहां पर उस डायमेंशन के अंदर पूरा यूनिवर्स दिखाया जाता है और दिखाया जाता है कि यूनिवर्स के एक छोटे से हिस्से को यूज करके उसने यहाँ पर गॉड ऑफ डेथ को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया था। इसी के साथ हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फ्लू बहुत ही ज्यादा डरी होती है, उसके कदम लड़खड़ा रहे होते हैं और उसके सामने वही आग का गोला होता है जो कि इलेक्ट्रोलस को जाकर हिट हो गई थी जब उसने फ्लू की जान बचाई थी। और अब वो बड़े से आग का गोला जो कि किसी मीटियोर जैसा दिख रहा होता है वो अब फ्लू से भी टकराने वाला होता है। यहाँ पर ये इतनी ज्यादा वीक थी कि उससे चला भी नहीं जा रहा था, लेकिन इसी दौरान हम देखते कि जैसे ही वो आग का गोला उसे हिट करने वाला होता है वहाँ पर एक लाइट से बनी हुई शील्ड आ जाती है और फ्लू खुद के सामने इलेक्ट्रोलस के डिवाइन फॉर्म को देखती है जो देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता और फिर इलेक्ट्रोलस उसे कहता है कि माफ करना, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई और फिर वो अपने हाथ को ट्विस्ट करते साथ ही वहाँ मौजूद सारे आग के गोलों को डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद वो इलेक्ट्रोलस को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और फिर वो जोर से जाकर उसे हक कर लेती है और कहती है कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। जिस पर इलेक्ट्रोलस उसे कहने लगता है कि चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अब मुझे वो भी मिल चुका है जिसके लिए हम यहाँ पर आए थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों ही वहाँ से उड़कर चले जाते हैं और रास्ते में हम देखते हैं कि फ्लू से पूछने लगती है कि इलेक्ट्रोलस, मुझे यकीन नहीं होता है कि तुम्हें आखिरकार ये ग्रेट टेक्निक मिल ही गई। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जैसे ही फ्लू उस टेक्निक को देखती है ना खुद के सामने तो वो उसके अंदर खो जाती है और फिर वो अपने कॉन्शियसनेस में जैसे ही उसे टच करने के लिए आगे बढ़ती है तो उस ग्रेट थ्री टर्टल टेक्निक का जो साइज होता है ना वो बहुत ही ज्यादा मैसिव होता है और जैसे ही फ्लू उसे टच करने के लिए अपना फिंगर आगे बढ़ाती है एक पावरफुल फोर्स उसे हिट होती है जो देखकर इलेक्ट्रोलस कहता है कि क्या तुम ठीक हो ना। जिस पर वो कहती है कि हाँ, पर अभी अभी क्या हो। जिस पर इलेक्ट्रोलस उसे कहता है कि देखने से लगता है कि हर कोई इसे छू नहीं सकता और ना ही हर कोई इसे यूज कर सकता है क्योंकि इसे अचीव करने के लिए तुम्हें एक टेस्ट से गुजरना होता
होता है जो कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल और पेन भरा होता है, तो इसलिए बेहतर होगा कि तुम इसे मत छुओ। हम देखते हैं कि ये सुनकर फ्लू का चेहरा थोड़ा लटक जाता है। इसी के साथ ये दोनों अपने सफर में आगे बढ़ जाते हैं। इसी किससे पूछने लगती है कि आखिर बताओ तुम्हें इसकी मदद से क्या करना चाहोगे, जिस पर एलेक्स उसे बताता है कि मैं इसकी मदद से एक बेटर वर्ल्ड को क्रिएट करूंगा। जिसे सुनकर हम देखते हैं कि फ्लू बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाती है, जैसे कि उसके दिल में कुछ और ही चल रहा होता है, पर वो फिर भी स्माइल करती हुए उससे कहती है कि ठीक है, तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा, पर तुम इन सब चक्करों में हमारी वेडिंग को मत भूल जाना। जिस पर इलेक्ट्रोलस उसे कहता है कि चिंता मत करो, हमारी वेडिंग सबसे ज्यादा ग्रैंड होने वाली है। इसी के साथ हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फ्लू उस होली चर्च में आकर प्रेयर करने लगती है। इसी दौरान उसका फादर वहाँ पर आकर कहने लगता है कि मुझे तुम दोनों की मैरिज का बहुत ही बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि इसके बाद मैं मेरे अपने थ्रोन को एलेक्स के हवाले कर दूंगा। जो सुनकर हम देखते हैं कि फ्लू अचानक से बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और वो अपने फादर से कहती है कि क्या आपने मुझसे प्रॉमिस नहीं किया था कि आप फ्यूचर में आगे चलकर मुझे अपनी कंट्री का सारा दारोमदार मेरे हाथों में छोड़ देंगे, तो आखिर आपके वादे का क्या हुआ है। जिस पर उसका फादर कहता है कि जब मैंने तुमसे ये प्रॉमिस किया था तब मुझे पता नहीं था कि एलेक्स इतना ज्यादा अच्छा इंसान होगा और वो इतना ज्यादा केपेबल होगा कि वो हम सभी को सरपास कर देगा। हमारी कंट्री को एक ऐसे ही राजा की जरूरत है। हम देखते हैं कि ये बात यहाँ पर फ्लू को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। इसी के साथ उसका फादर से आगे समझाते हुए कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस काम में एलेक्स का पूरा पूरा साथ दो। जिस पर वो अपने फादर से कहते हैं कि फादर, पर ये गलत है, आपने मुझसे वादा किया था और मेरा बचपन से यही ड्रीम रहा है कि मैं एक दिन हमारी कंट्री को लीड करूंगी। जिस पर उसका फादर कहता है कि हाँ हाँ मैं समझ गया, पर मैंने जो अरेंजमेंट्स पहले से ही कर दी है उस पर तुम सवाल नहीं उठा सकती। हम देखते हैं कि उसके फादर का ये रवैया फ्लू को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि फाइनली वो दिन भी आ जाता है जिस दिन इलेक्ट्रोलस और फ्लू की वेडिंग होने वाली थी, जहाँ पर अपना इलेक्ट्रोलस सूट बूट में बिल्कुल बन ठन के वहाँ पर आ जाता है और उसे जाता हुआ देखकर उसके कंट्री के बहुत से लोग उसे कुछ गिफ्ट्स भी देते हैं, साथ ही उसे बहुत सी ब्लेसिंग्स भी देते हैं। जिस पर इलेक्ट्रोलस सभी से कहने लगता है कि आप सभी के इतना ज्यादा प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये कहते साथ ही वो वेन्यू पर पहुंचने लगता है कि तभी पीछे से इसके मदर एंड फादर कहते हैं कि इलेक्ट्रोलस, हमने तुम्हारी इस ग्रैंड वेडिंग के लिए तुम दोनों के लिए एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट को प्रिपेयर किया है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि असल में वो गिफ्ट ये होता है कि उसके फादर और मदर ने ये डिसाइड किया होता है कि आज से वो लोग अपनी कंट्री का सारा दारोमदार अपने बेटे इलेक्ट्रोलस के हाथों में सौंपेंगे। जिसके साथ ही उसका फादर उसे क्राउन पहनाते हुए कहता है, यहाँ मौजूद सभी लोग आज इस बात के गवाह हैं कि तुम अब से इस कंट्री के नए किंग हो और आज से ये थ्रोन तुम्हारा हुआ। हम देखते हैं कि उसके क्राउन सेरेमनी के साथ ही वहाँ मौजूद सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसके फादर कहता है कि अब हमारे न्यू किंग के वेडिंग सेरेमनी को स्टार्ट किया जाए। इसी दौरान हमें एलेक्स के दोनों मास्टर्स को दिखाया जाता है, जहाँ पर उनमें से एक रोता है, जिसे देखकर दूसरा कहता है कि आखिर तुम रो क्यों रहे हो। जिस पर वो बताता है कि हमारा छोटा सा नन्हा सा योर हाइनेस अब इतने ज्यादा बड़े हो गए हैं कि आज उनकी वेडिंग है। इसी दौरान हम प्रिंसेस फ्लू के गार्ड को देखते हैं, जहाँ पर वो कहती है कि आखिर योर हाइनेस अभी तक क्यों नहीं आई, उन्होंने तो उम्मीद से ही कई ज्यादा वक्त लगा दिया। हम देखते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रोलस के साथ बाकी सभी भी वहाँ पर उसी का इंतजार करते हैं। यहाँ पर उसका फादर और इलेक्ट्रोलस के मदर एंड फादर भी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन इसके अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पर प्रिंसेस फ्लू भी आ जाती है, जहाँ पर उसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर इलेक्ट्रोलस अपना हाथ बढ़ाता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि प्रिंसेस फ्लू बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है। इसी दौरान वो उससे कहने लगती है कि माफ करना, मैंने तुमसे वेट कराया। और फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर होली चर्च का पोप इन दोनों को फाइनली एज अ हस्बैंड वाइफ डिक्लेयर करता है और जो ब्लडी ओथ इन दोनों ने बचपन में लिया था वो फाइनली आज जाकर कंप्लीट हो जाता है। अपने बचपन में लिए गए वही सारे बातें वो लोग दोबारा से रिपीट कर रहे होते हैं और हम देखते हैं कि चारों तरफ सभी लोग बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। जिसके बाद हम इलेक्ट्रोलस को देखते हैं जो कि फ्लोर से कहने लगता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगी। जिसके बाद वो उसे हक करने लगता है। इसी दौरान फ्लोर उससे कहने लगती है कि एक बात बताऊं कि सिर्फ मौत ही हमें जुदा कर सकती है, इसका मतलब क्या है। जिस पर इलेक्ट्रोलस उसे बताने लगता है कि हाँ मैं जानता हूँ, इसका मतलब ये है कि सिर्फ मौत ही हमें एक दूसरे से अलग कर सकती है। जिस पर वो कहने लगती है कि हाँ सिर्फ मौत ही हमें अलग कर सकती है। ठीक है, तो साथ ही हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि फ्लोर ने अचानक से इलेक्ट्रोलस के पेट में अपने डैगर को घुसा दिया था, जिससे वहाँ मौजूद सभी लोग बुरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है। इवन कि इलेक्ट्रोलस को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अभी जिससे उसकी शादी हुई, जो उसकी वाइफ है, उसने उस पर अटैक किया। पर हम देखते हैं कि जब इलेक्ट्रोलस फ्लोर की तरफ देखने लगता है तो उसकी आंखों में बहुत ही ज्यादा किलिंग इंटेंट नजर आता है। जो भोली वाली सीधी सादी और मासूम फ्लोर उसे अपने सामने अब तक
नजर आती थी, अचानक से वो किसी कातिल की तरह से दिखने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जैसे इलेक्ट्रोलस का ब्लड का एक कतरा जमीन पर गिरता है, अचानक से वहां पर एक पावरफुल फोर्स सभी को हिट होती है, जिससे वहां मौजूद सारे गार्ड्स कहने लगते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। जिसके बाद उसका मास्टर कहने लगता है कि लगता है यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। जिसके अगली बार हम देखते हैं कि वहां पर एक पोर्टल ओपन होता है, जिससे वही सारे असासिन्स बाहर आते हैं, जहाँ पर आते साथ ही वो कत्लेआम मचाना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान वो इलेक्ट्रोलस को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसे कुछ भी समझ नहीं आता और फिर वो अपनी कपकपाती हुई आवाज से उससे पूछने लगता है कि आखिर क्यों। जिस पर वो उस डैगर को छोड़ते हुए पीछे हट जाती है और अपनी गुस्से भरी आवाज से कहती है कि क्यों, तुम ये पूछ रहे हो कि क्यों? पहले तुम मुझे बताओ कि आखिर क्यों तुम्हें ही वो द ग्रेट टर्टल शेल टेक्निक मिली, आखिर मुझे क्यों नहीं? तुम्हें तो प्रोबेबली ये भी नहीं पता होगा कि जब तुम्हें उस टेक्निक के अंदर समन किया गया था तो मुझे भी वहाँ पर किया गया था। जिसके बाद हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फ्लोर भी वहाँ पर समन हो जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोलस की तरह वहाँ पर इसका भी अपने माइंड कॉन्शियसनेस में टेस्ट चल रहा होता है और वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर वाली तीनों लेडीज इससे अपना फ्यूचर दिखाती हैं कि एक बात बताओ, क्या तुमने इसी दिन के लिए इतना सब कुछ किया था कि एक दिन तुम्हारा फादर आए और इलेक्ट्रोलस को तुम्हारे किंगडम का राजा बना दे और तुम बस उसकी एक सपोर्टिंग पार्टनर बनकर रह जाओ? क्या तुम ये चाहती हो? क्या तुम ऐसा फ्यूचर सच में देखना चाहती हो? जिस पर हम देखते हैं कि फ्लोर बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाती है, वो अपना सिर पकड़कर बैठ जाती है और वो कहने लगती है कि नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती, मैं ऐसा फ्यूचर देखना ही नहीं चाहती। और बस यहीं पर वो अपना टेस्ट हार जाती है। और तुम जानते हो क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोलस ने कहा था कि मैं किस्मत पर यकीन नहीं रखता, मैं बस खुद पर यकीन रखता हूँ। और बस उसके इसी डिटर्मिनेशन को देखकर द ग्रेट टर्टल टेक्निक ने उसे चुन लिया था। यहाँ पर हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फ्लोर कहती है कि उस ग्रेट टेक्निक ने मुझे अकेला छोड़ दिया और उसने तुम्हें चुन लिया, तुम तो पहले से ही सन ऑफ लाइट हो, तो आखिर तुम्हें ये सारी चीजें क्यों मिलती हैं? और हद तो तब हो गई कि जब तुम मुझसे मेरा ड्रीम भी छीनने लगे। जिसके बाद हमें वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसका फादर उसे बताता है कि तुम्हारी शादी के बाद मैं इलेक्ट्रोलस को हमारे किंगडम का राजा बना दूंगा। यहाँ पर उसके फादर के जाने के बाद ये सारा नजारा ऊपर से एक और पर्सन देख रहा होता है, जहाँ पर वो फ्लोर के पास आकर कहता है कि तुम डिससेटिस्फाइड हो ना, तो चलो फिर मुझसे हाथ मिला लो और मैं तुम्हें एक और मौका दूंगा, बिल्कुल वैसा फ्यूचर देखने का जो तुम हमेशा से देखने का सपना देखती। और फिर वो उसे एक डैगर देते हुए कहता है कि इस डैगर को पूरी तरीके से पॉइजन से कोट किया गया और इससे तुम सन ऑफ लाइट को इजीली जान से मार सकती। जिसके बाद हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं जहाँ पर फ्लोर फिर से उस डैगर को उसके अंदर जोर से प्रेस करते हुए कहती है कि काश इलेक्ट्रोलस तुम इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते। और फिर वो उस डैगर को उसके अंदर से निकाल देती है, जिससे इलेक्ट्रोलस दूर जाकर गिरता है। इसी के साथ उसकी आंखें बंद हो जाती है और हमें एक नरेटर वॉइस बताती है कि वो दिन ये लाई केसी की लाइफ का सबसे बुरा दिन था। इसी दौरान वहाँ पर केशी भी आ जाता है, जो कि कहता है कि लगता है हमारा प्लान बहुत ही अच्छे से एग्जीक्यूट किया गया है। जिसके बाद वो इलेक्ट्रोलस को उठाता है और कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ही अच्छी जगह पर पहुंचाने वाला हूँ। इसी दौरान एक थंडर लाइट आकर उसे हिट हो जाती है। जिसके बाद वो नरेटर वॉइस कहती है कि जिस खंजर से आज इलेक्ट्रोलस का अटैक किया गया था ना, उसका दर्द बहुत ही ज्यादा था, क्योंकि उसमें जो पॉइजन लगा था वो इलेक्ट्रोलस की बॉडी को अंदर से ही खा रही होती है। लेकिन ये दर्द उस दर्द के आगे कुछ भी नहीं है जो उसे उसके प्यार ने दिया था। इलेक्ट्रोलस इस हद तक लाचार होता है कि वो कुछ भी नहीं कर पाता। उसके मदर एंड फादर आकर उसके लिए फाइट करते हैं और फिर उसकी आंखों के सामने उसकी मदर की जान चली जाती है, जिससे इलेक्ट्रोलस बुरी तरीके से टूट जाता है। जिसके बाद फ्लोर अपना ईगल साइड दिखाने लगती है और पूरे पांगू के लोगों को जान से मारना शुरू कर देती है। हमें दिखाया जाता है कि उसके दोनों मास्टर उसे वहां से सेफली ले जाने की कोशिश करते हैं। जिसके बाद वो दोनों उसे एक जगह पर लिटा देते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर आराम करो, तुम्हें यहाँ पर कोई ना कोई लेने जरूर आ जाएगा। लेकिन हमें वो नरेटर वॉइस बताती है कि इलेक्ट्रोलस की लाइफ की वो काली मनहूस रात ने सब कुछ बदल दिया। उसके मदर फादर, उसके दोस्त, उसके गार्ड्स, यहाँ तक कि उसके किंगडम के सारे लोगों को जान से मार दिया गया। वहाँ पर कोई भी सरवाइव नहीं कर पाया सिवाय इलेक्ट्रोलस के। जिसके बाद हम देखते हैं कि वही बच्चा इलेक्ट्रोलस के सामने आकर कहता है कि क्या आप ठीक हो, और फिर वो अपने साथ कुछ और लोगों को भी लाता है और वो लोग उसे ले जाते हुए कहते हैं कि चिंता मत कीजिए, हमें हमेशा से ही सन ऑफ लाइट पर बिलीव रहेगा। जिसके बाद वो सभी लोग मिलकर इलेक्ट्रोलस को होली चर्च के पास ले जाते हैं और भाई जैसे ही दरवाजा खुलता है इलेक्ट्रोलस के होश उड़ जाते हैं, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि होली चर्च का रॉयल पोप भी इन सभी के साथ मिला था और ये बंदा शुरू से ही हर काम में इन्वॉल्व था। जिसके बाद वो कहने लगता है कि इलेक्ट्रोलस तुम्हारी मौत के साथ ही हमारा
हमारा ग्रेट रिचुअल शुरू होगा, जहाँ पर पोक के दोनों साइड पे केशी और फ्लोर दोनों मौजूद थे। जिसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो छोटा बच्चा इलेक्ट्रोलस पर पीछे से वार करता है और पोक के नारे लगाने लगता है। जिसके बाद केशी भी आकर उस पर अटैक करता है और वो भी उसका नारा लगाता है। एक एक करके सभी लोग उसके पेट पर अपने वेपन से वार करते हुए पोक के नारे लगाते हैं और फिर फ्लोर भी आती है और वो भी वही चीज रिपीट करती है। यार कहाँ कमी रह गई थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोलस की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। वो जमीन पर अनकॉन्शियस होकर गिरा होता है। इसी दौरान हमें नेक्स्ट सीन में सन मून स्नेल को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो इलेक्ट्रोलस को फील करता है और कहता है कि वो जरूर किसी खतरे में है। और फिर वो आगे कहने लगता है कि अच्छा तो हमारा एंड ऐसे होगा क्या। इसी के साथ हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर इलेक्ट्रोलस कोई फॉर्मेशन बार बार क्रिएट करने की कोशिश करता है, जो देखकर गॉड ऑफ डेथ उससे कहने लगता है कि इलेक्स अब बस भी करो, तुमने हजारों टाइम ये चीज रिपीट किया है लेकिन तुम एक भी बार कामयाब नहीं हुए हो। यहाँ पर सन मून स्नेल ने अपनी पूरी पावर लगाकर तुम्हारा एक डुप्लीकेट क्रिएट किया ताकि वो पोक की नजर से तुम्हें बचा सके, क्योंकि वो तुम्हें इस हालत में कभी भी नहीं देख सकता। और तुम जो कर रहे हो ये कभी भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि जो एक बार मारा जाता है वो कभी भी वापस जिंदा नहीं हो सकता और ये क्रिएटर का ही एक रूल है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोलस फिर भी हार नहीं मानता और वो एक के बाद एक फॉर्मेशन बनाने की कोशिश करता है, जिसके बाद फाइनली वो अपने फादर और अपने फैमिली के बाकी के मेंबर्स को वहां पर क्रिएट कर लेता है। लेकिन जैसे ही वो उनमें जान डालने की कोशिश करता है, अचानक से वो पूरा फॉर्मेशन ब्रेक हो जाता है, जो देखकर गॉड ऑफ डेथ कहने लगता है कि देखा मैंने तुमसे कहा था, यहाँ तक कि मेरे पावर्स भी किसी काम के नहीं। जिस पर इलेक्ट्रोलस गुस्से के साथ कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, क्योंकि जितने भी इनोसेंट जान आज यहाँ पर मेरी वजह से गई है मैं उन सभी को फील कर सकता हूँ। मैं कुछ भी करके उन्हें हर हाल में आज यहाँ पर वापस जरूर लाऊंगा। जिसके बाद इलेक्ट्रोलस एक के बाद एक लगातार फॉर्मेशन में फॉर्मेशन बनाता रहता है। वो अपनी सारी एनर्जीज को यूज करता है लेकिन हर बार उसका रिजल्ट सेम ही होता है, जो देखकर गॉड ऑफ डेथ कहने लगता है कि मेरा टाइम वेस्ट करना बंद करो। ये कहते साथ ही वो वहां से जाने लगता है कि तभी हम देखते हैं कि वहां पर गॉडेस ऑफ लाइट उन दोनों के सामने आ जाती है। जिसके बाद वो उसके फादर की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाती हुए कहती है कि मैं जो अब ये करने वाली हूँ ये मेरी लिमिट है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो उसके फादर को जिंदा कर देती है। अपने फादर को जिंदा देख कर इलेक्टर से लहर नहीं जाता और वो दौड़ते हुए जाकर उन्हें हक कर लेता है और रोते हुए उनसे माफी मांगता है। और फिर वो उसके आगे रोते हुए कहता है कि प्लीज फादर मुझे माफ कर दीजिए, मेरी मदर के लिए, हमारी पूरी कंट्री के उन लोगों के लिए जिनकी जान बेवजह चली गई, ये सब कुछ जो भी हुआ वो सब मेरी गलती है। जिस पर उसका फादर कहता है कि मेरे बच्चे इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, गलती अगर किसी की है तो वो मेरी है, अगर मैंने तुम्हें उस टाइम फोर्स नहीं किया होता। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है पास्ट का, जहाँ पर एलेक्स अपने फादर से कहता है कि फादर ये जो मैरिज हम हमारी किंगडम के लिए कर रहे हैं क्या ये गलत नहीं, और मुझे तो फ्लोरा की फिक्र हो रही है क्योंकि अब दोनों पेरेंट्स ही किंगडम के भलाई के लिए हम दोनों पर मैरिज के लिए फोर्स कर रहे हैं, तो फिर उसकी फीलिंग्स का क्या। जिस पर उसका फादर कहता है कि यार तुम्हारा क्या। जिस पर वो कहता है कि मैं मेरी किंगडम के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरे लिए कौन सा डिसीजन लेते हैं। जिसके बाद उसका फादर कहता है कि थैंक्स टू द लाइट गॉडेस, जिसकी वजह से हम सभी आज यहाँ पर तुम्हें अच्छे से गुड बाय कह सकते हैं। और फिर जैसे इसका फादर पीछे मुड़ता है, हमें दिखाया जाता है कि उसके किंगडम के सारे लोग वहाँ पर उसे नजर आते हैं, जो कि इलेक्ट्रोनस को हर एक छोटी बड़ी चीज के लिए शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं, जो भी उसने आज तक उन सभी के लिए किया होता है। जिसके बाद उसका फादर उससे कहता है कि मेरे बच्चे एक बात हमेशा याद रखना, जो प्यार हम सब तुमसे अब तक करते आ रहे हैं ना, ये मरने के बाद भी कभी भी कम नहीं होने वाला। भले ही हम में से कोई भी तुम्हारे साथ इस वक्त मौजूद ना हो, लेकिन हम सभी का प्यार हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। और मेरे बच्चे, हमें लाइट गॉडेस ने ज्यादा वक्त नहीं दिया, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपना बहुत ही ज्यादा अच्छे से ख्याल रखना। ये कहते साथ ही वो सभी लोग वहाँ से डिसअपियर होने लगते हैं, जो देखकर इलेक्ट्रोलस उनका पीछा करते हुए कहता है कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाइए। जिसके बाद वो जमीन पर पड़ा हुआ कहने लगता है कि ऐसी दुनिया जहाँ पर आप में से कोई भी ना हो, तो उस दुनिया में मैं जी कर क्या करूंगा। और ये सीन वहाँ गॉड ऑफ डेथ और लाइट गॉडेस दोनों ही देख रहे होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों ही उसके सामने आ जाते हैं और लाइट गॉडेस कहने लगती है कि इलेक्ट्रोलस तुम सन ऑफ लाइट हो और भूलो मत कि तुम्हारा मिशन क्या है, क्योंकि ह्यूमन मैनकाइंड अब एक ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पर इन सभी ने लाइट गॉडेस को बिट्रे करके अब उस पोप को एज अ गॉड मानकर उसकी पूजा करने लगे हैं, और जो भी उसके खिलाफ
जाने की कोशिश कराई, ये लोग उसे जान से मार रहे हैं और जो अब तक 6000 सालों में कभी नहीं हुआ, इन लोगों ने बीते कुछ महीनों में ही वो कर डाला। लाशों का अंबार लगा चुके हैं ये लोग। इन लोगों ने चारों तरफ अपना राज फैला दिया है और जीते जी इस पूरी दुनिया को नर्क बनाकर रख दिया है और जिसका रूलर एक फेक गॉड है और तुम ऐसे चुप नहीं रह सकते। इसी दौरान हम देखते हैं कि गॉड ऑफ डेथ उससे कहने लगता है कि मैं तुम्हें अपनी पावर देने के लिए रेडी हूँ, जिससे कि तुम अपना बदला उन सभी से ले सको। जिस पर इलेक्ट्रोलस कहता है कि मैं रिफ्यूज करता हूँ और फिर वो कहने लगता है कि लाइट एंड डार्कनेस, एक बात बताओ, ये सब कुछ करने के बाद भी मुझे वो लोग तो कभी वापस नहीं मिलने वाले ना, जिन्हें मैं खो चुका हूँ। ये कहते साथ ही वो अपने द ग्रेट टर्टल टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है, जो देखकर लाइट गॉडेस कहने लगती है कि इलेक्ट्रोलस आखिर ये तुम क्या करने जा रहे हो, भूलो मत कि तुम फ्यूचर में आगे चलकर न्यू लाइट गॉड बनने वाली हो। इसी दौरान गॉड ऑफ डेथ भी कहने लगता है कि हाँ, और अगर तुम चाहो तो तुम नेक्स्ट गॉड ऑफ डेथ भी बन सकते हो। जिस पर इलेक्ट्रोलस अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि मैं रिफ्यूज करता हूँ, ना मुझे गॉड ऑफ लाइट बनना है और ना ही मुझे गॉड ऑफ डेथ बनना है, क्योंकि ये सारी बस तुम लोगों के एक्सपेक्टेशंस है। पर मैं इलेक्ट्रोलस, मैं बस अपनी फैमिली और पेरेंट्स के साथ रहना चाहता हूँ। और फिर वो अपनी उसी टेक्निक को यूज कर देता है, जहाँ पर एक लेडी उसके आंखों को बंद करते हुए कहती है कि अच्छा तो तुम ये चाहते हो, पर एक बात याद रखना, तुम जो करने जा रहे हो यहाँ से वापस आने का कोई रास्ता नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोलस अचानक डार्कनेस की गहराइयों में जाने लगता है, जिसके बाद हमें एक नरेटर वॉइस बताती है कि इलेक्ट्रोलस जिस दुनिया और जिस डायमेंशन में इस वक्त है, वहाँ पर इसने 10,000 साल गुजारे हैं और 10,000 साल ये जिया भी है और 10,000 साल बार ये मरा भी है और इस 10,000 सालों में इसने 10,000 बार उसी दर्द से गुजरा है। जिसके बाद फाइनली इलेक्ट्रोलस द ग्रेट टर्टल टेक्निक को यूज करके वो इंसान बन ही जाता है जो वो अब तक बनना चाहता था। जिसके बाद इसने उस पावर का यूज करके फाइनली उस चीज को भी क्रिएट कर लिया था जो इसकी अब तक की सबसे ग्रेट क्रिएशन है और तुम देख ही सकते हो ये चीज क्या है। जिसके बाद वो उन स्टेप्स पर चढ़ते हुए अपने एक एक फैमिली मेंबर्स को याद करता है, अपने फ्रेंड्स को याद करता है और वहां मौजूद अपने किंगडम के उन बाकी इनोसेंट्स लोगों को भी याद करता है जो बेवजह मारे गए और फिर वो उन लोगों से कहने लगता है कि आज से तुम सभी को कोई भी सफर झेलना नहीं होगा। जिसके बाद इलेक्ट्रोलस उन सभी को उनकी पूरी जिंदगी के बारे में बताने लगता है जो कि उन्होंने कभी जिया ही नहीं, क्योंकि जो 10,000 साल इलेक्ट्रोलस ने बिताए थे उसमें उसने एक एक पर्सन की पूरी हिस्ट्री जान ली थी। अपने मदर एंड फादर को भी वो बताता है कि मदर एंड फादर, मैंने आपको देखा कि आपने पूरी जिंदगी बहुत ही जॉयफुल से गुजारा था। जिसके बाद वो वहां मौजूद सभी से कहता है कि मैंने तुम सभी को भी देखा था कि तुम सभी ने अपनी अपनी जिंदगी बहुत ही खुशहाल तरीके से गुजारी थी, एक ऐसी दुनिया में जहाँ पर कोई वॉर नहीं, कोई डिजीज नहीं, कोई जलन नहीं और कोई भेदभाव नहीं, एक ऐसा वर्ल्ड जहाँ पर फेथ फ्री था। और जो हमने हमारी जिंदगी में सफर किया है ना, अब वो हमारी ताकत बनने वाली है। जिसके बाद इलेक्ट्रोलस का फाइनली ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है और वो कहने लगता है कि मैं इलेक्ट्रोलस तुम सभी को लीड करूंगा एक ऐसे वॉर में जो कि इस पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट होगा, क्योंकि आंख के बदले आंख और खून के बदले खून। इसी के साथ नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जहाँ पर होली चर्च के कुछ लोग आकर एक माँ और बेटे पर अटैक करने वाले होते हैं, लेकिन जैसे ही वो उस पर अटैक करने जाते हैं बारिश की बूंद गिरती है और वो लोग वहां से डिसअपियर हो जाते हैं। जिसका नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वहां मौजूद सारे डेड बॉडीज अचानक से खड़े हो जाते हैं और किसी ज़ॉम्बीज़ की तरह इन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। इसी के साथ हमें केशी को भी दिखाया जाता है जहाँ पर वो आराम से बैठा होता है कि तभी वहां पर वो सारे लोग भी पहुंच जाते हैं, जिन्हें देखकर ये अपनी स्वॉर्ड को निकालकर उन पर अटैक करना शुरू कर देता है और वो कहने लगता है कि आखिर किसकी इतनी हिम्मत कि वो मेरे महल में आकर मुझ पर अटैक करे। लेकिन बंदे के तो होश तब उड़ जाते हैं जब वो सारे डेड पर्सन जिनको कि इसने भी अभी इसके अकॉर्डिंग जान से मार दिया था वो दोबारा से जिंदा होकर खड़े हो जाते हैं और वो हैरान होते हुए कहता है कि आखिर इनके साथ प्रॉब्लम क्या है, ये लोग मरते क्यों नहीं। इसी दौरान ऊपर से एक लाइट उस पर गिरती है जो कि उसी का नाम लेती है। जैसे ही वो नजर उठा के देखता है वहाँ की छत पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है और सामने इलेक्ट्रोलस होता है और वो उससे कहने लगता है कि केशी तुम्हारे मरने का वक्त आ गया है। ये कहते साथ ही वो उस पर इंटेंस अमाउंट में प्रेशर डालने लगता है, जिस पर वो कहता है कि आखिर तुम हो कौन और तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे छू सकते हो, हाँ देख रहे हो कर। लेकिन इसके अगली पल उसकी बॉडी हवा में फ्लोट करने लगती है, उसके हाथ से उसका स्वॉर्ड छूट जाता है और बंदे के हाथ पैर ना बहुत ही ब्रूटल तरीके से मुड़ना शुरू हो जाते हैं। उसके एक एक जॉइंट्स, इवन की उंगली के छोटे छोटे पार्ट्स भी वो सभी मुड़ना शुरू हो जाते हैं और वो दर्द से बुरी तरीके से चिल्ला उठता है और फिर वो दोबारा से सेम सवाल करता है कि आखिर तुम हो कौन। लेकिन जैसे जैसे इलेक्ट्रोलस उसके एक एक जॉइंट्स को मुड़ता जाता है, एंड में जब उसकी नेक को वो अपनी तरफ मोड़ता है तो वो समझ जाता है और फिर जैसे ही वो इलेक्ट्रोलस को देखता है वो कहने लगता है कि तुम इलेक्स हो, देखो प्लीज मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, ये सब कुछ उस पोप का किया धरा है, मैं तो बस उसके ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा था।
था और इलेक्ट्रोलस उसकी एक नहीं सुनता और उसके हार्ट को अपने हाथों से क्रश कर देता है और कहता है कि तुम बहुत ज्यादा शोर मचाती हो। आप भाई देख के ना स्वाद आ गया। इसी के साथ इलेक्ट्रोलस उसे एक जगह पर लटकाते हुए कहने लगता है कि तुम्हारी मौत तो बस आगाज है मेरे आने का, और फिर वो उन्हीं डेड बॉडीज के ऊपर खड़ा करके उसकी बॉडी को जलाने लगता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें फ्लोर को दिखाया जाता है जहाँ पर वो किंगडम शिया की क्वीन बन चुकी है। इसी दौरान हम देखते हैं कि वो उस ड्रैगन की आई बॉल निकाल लेती है जो शायद जरूर इसके अगेंस्ट गया होगा इलेक्ट्रोलस के लिए, और जो बात इसे बिल्कुल पसंद नहीं आती तो वो इसे जान से मार देती है, वो भी इतने बुरी तरीके से तड़पा कर। जिसके बाद उसके दो गार्ड्स आकर कहने लगते हैं कि पूरी जनता आपके लिए वेट कर रही है। जिसके बाद वो वहां पर जाती है जहाँ पर हम देखते हैं कि लोग डर के मारे इसकी जय जयकार कर रहे होते हैं, जहाँ पर वो लोगों को दिखाने के लिए दोबारा से अपनी क्राउन सेरेमनी भी करती है और फिर वो अपने किंगडम के लोगों से कहती है कि मेरे प्यारे किंगडम के लोगों, मैं आज से तुम्हारी क्वीन हूँ और आज से तुम लोगों की जिंदगी पूरी तरीके से बदलने वाली है। जिसके बाद वो अपने गुणगान गाना शुरू कर देती है और फिर एंड में कहती है कि मैं अपने मरते दम तक तुम सभी के लिए लॉयल रहूंगी, जिससे सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग उसकी दोबारा से जय जयकार कर रहे होते हैं। इसी दौरान फ्लोर बहुत ही ज्यादा खुश नजर आती है, वो वहाँ पर हाथ फैलाए उन सभी की आवाजों को सुनती है कि तभी एक आवाज कहती है लायर, और एक जोरदार चमाट उसके गाल पे पड़ता है। बंदी का क्राउन तक गिर जाता है और उस थप्पड़ के प्रेशर से वो सीधा उसी ड्रैगन के सिर से जा टकराती है और एक स्वॉर्ड आकर उसकी बॉडी के आर पार हो जाता है। जिसके बाद उसके सामने इलेक्ट्रोलस आता है जिसे देखकर वो कहती है कि तुम जिंदा हो, हाँ मानना पड़ेगा कि तुम सच में एक इनक्रेडिबल पर्सन हो, और बस क्योंकि तुम एक इनक्रेडिबल पर्सन हो इसीलिए मुझे अगर अतीत में बार बार वापस जाने का मौका मिले ना तो मैं फिर भी तुम्हें जान से ही मार डालूंगी, क्योंकि वो मैं थी जिसने तुम्हारी बचपन में जान बचाई और जिसके बाद तुम अब तक जिंदा हो और तुमने ये सब कुछ हासिल किया। मेरी गलती क्या थी? हाँ मैंने तो वो सब कुछ किया जिससे कि मुझे एक बेहतरीन फ्यूचर मिल सके। जिस पर इलेक्ट्रोलस कोल्ड निगाहों से देखते हुए कहता है फ्यूचर, और फिर हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोलस अपना हाथ ऊपर उठाता है और उसे वो सारे फ्यूचर्स दिखाने लगता है जो कि उसके साथ होने वाले थे। जहाँ पर हम देखते हैं कि फ्लोर उसी वेडिंग ड्रेस में होती है और वहाँ मौजूद सभी लोग उसे ब्लेसिंग्स दे रहे होते हैं। जिसके बाद उसे अपने बचपन के वही दो रूप दिखाई देते हैं जो कि उससे कहते हैं कि तुम्हारे पास तो ऑलरेडी सबसे बेस्ट फ्यूचर मौजूद है। हम देखते हैं कि यहाँ पर उसकी पूरी फैमिली भी मौजूद होती है जो कि उसके लिए चीयर कर रहे होते हैं। यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि कहीं ना कहीं इन सारी भावनाओं में वो पूरी तरीके से खो जाती है और फिर वो इलेक्ट्रोलस की तरफ देखती है जो कि उसकी तरफ ही अपना हाथ आगे बढ़ाता है। लेकिन जैसे ही वो अपना हाथ उसकी तरफ आगे बढ़ाती है हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर इलेक्ट्रोलस के हाथ में उसका दिल होता है और वो उसे कहता है लेकिन तुम ये डिजर्व नहीं करती, और फिर वो उसके हार्ट को वहां पर क्रश कर देता है। जिसके बाद वो वहां से चला जाता है। इसी के साथ हमें एक नरेटर वॉइस बताने लगती है कि जिसके बाद से इलेक्ट्रोलस ने अपनी पूरी आर्मी के जरिए से होली चर्च पर चढ़ाई करना शुरू कर दिया, जहाँ पर उसके सोल्जर्स और वहां मौजूद सभी लोग एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं और ये सीन कमाल का होता है। हम देखते हैं कि एक के बाद एक मीटियोर जैसे बड़े बड़े गोले उस पूरे पैलेस पर गिर रहे होते हैं। किसी के साथ हमें इलेक्ट्रोलस के कुछ बैडास मोमेंट्स भी दिखाए जाते हैं जहाँ पर जब वो उस होली चर्च के स्टेयर्स पर चढ़ रहा होता है तो बहुत ही ज्यादा कमाल का लगता है, और फिर जैसे ही वो उस गेट को ओपन करता है उसके सामने एक अलग ही टाइप का नजारा होता है। हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बड़ा सा ग्रास फील्ड होता है जहाँ पर वो पोप मौजूद होता है और वो कहता है कि इलेक्ट्रोलस तो फाइनली तुम आ गए, हाँ। और फिर वो उसे कहने लगता है कि बताओ तुम्हें मेरा हेवन कैसा लगा? लग रहा है ना कि जैसे बिल्कुल गॉड्स ने ही बनाया हो। जिसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोलस बस एक नजर उठाता है और उस पूरी जगह को राख में तब्दील कर देता है और वो कहने लगता है पैराडाइज क्या बकवास है। जिस पर वो पोप कहने लगता है कि 6000 साल पहले मैंने भी सेम चीज कहा था, और तुम्हें पता है कि आखिर मेरे पास इतनी पावर क्यों है कि मैं तुम्हें जान से मार सका? वो इसलिए क्योंकि जो फर्स्ट सन ऑफ लाइट था उसने होली स्नेल को खा लिया था और जिसके बाद से उसके पास इंटेंस अमाउंट में पावर आ गई। जिसके बाद सेकंड सन ऑफ लाइट ने उसने भी होली स्नेल को खा लिया जिससे वो ग्लोरी ऑफ गॉड बन गया, और मैं, हाँ तुमने सही समझा, मैं ही हूँ वो सेकंड सन ऑफ लाइट। जिसके बाद वो लाइट गॉडेस को कर्स करते हुए कहता है कि उसने बस हमें एज अ सक्सेसर की तरह यूज किया पर मुझे कभी भी वो मुकाम नहीं दिया जिसके लिए मैं पैदा हुआ था। ऐसे ही वक्त गुजरता गया और मैं बूढ़ा होता गया, मैं पहले से कई गुना ज्यादा कमजोर भी हो गया। डे बाई डे मैं पहले से बहुत ही ज्यादा कमजोर होता चला गया और इसीलिए मैंने उसी होली स्नेल को खा लिया, पर ये मेरे लिए अब भी इनफ नहीं है। इलेक्ट्रोलस मुझे ज्वाइन कर लो, तुमने भी तो लाइट गॉडेस को धोखा दिया है ना, मेरे साथ हाथ मिला लो, हम दोनों मिलकर उसे जान से मारकर इस पूरी दुनिया पर रूल करेंगे। और फिर वो अपनी पावर के ऑरा को रिलीज करते हुए कहता है कि इलेक्ट्रोलस मुझे ज्वाइन कर लो और अगर तुमने रिफ्यूज किया तो मैं यहाँ पर तुम्हें तड़पा तड़पा कर मार डालूंगा। जिसके बाद वो अपना डोमेन बनाकर
इलेक्ट्रोलस को उसमें ट्रैप करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन इलेक्ट्रोलस अपने एक ही स्लैश से उसके डोमेन को तोड़ते हुए कहता है कि तुम और गॉड और रूल करोगे, जिस पर वो पोप अपने फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है और अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहता है कि हाँ तुमने सही सुना, मैं ही हूँ गॉड, और फिर वो उस पर अटैक कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोलस बिजली की स्पीड से सभी अटैक को काटते हुए कहता है कि तुम्हारे जैसे सेल्फ प्रोक्लेम्ड गॉड और तो कुछ खास नहीं, बस एक घटिया इंसान है। ये कहते साथ ही वो हवा में जंप करके अपने स्वॉर्ड्स के स्लैश अटैक से उसके फॉर्मेशन पर एक के बाद एक अटैक करता चला जाता है, जिससे उसका फॉर्मेशन टूट जाता है। वो पोप कहता है कि तुम पहले से बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गए हो और अब मुझसे इंतजार नहीं होता कि मैं कब तुम्हें डिवोर करूं। इसे खाने की बात कर रहा है, जिसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो वहां पर अपनी पूरी जिद्दोजहद लगाकर एक बड़े सी फॉर्मेशन को इलेक्ट्रोलस के ऊपर क्रिएट कर देता है। लेकिन इलेक्ट्रोलस स्माइल करते हुए कहता है कि क्या तुम मुझे छू भी सकते हो, और फिर वो उसके पूरे फॉर्मेशन को तोड़ देता है। जिसके नेक्स्ट सीन में इलेक्ट्रोलस अपनी पावर को एक्टिवेट करता है, जो देखकर वो पोप भागने लगता है और इलेक्ट्रोलस पीछे से उस पर अटैक करता रहता है। लेकिन ये चूहे बिल्ली का खेल ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता और हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोलस फाइनली एक स्लैश अटैक कर देता है, जिससे वो पोप वहीं पर रुक जाता है और फिर वो भी अपनी फुल पावर को एक्टिवेट करता है और फिर वो अपने स्वॉर्ड को ऊपर करते हुए इटर्नल पावर नाम के अटैक को यूज करता है, जिससे वहां पर जमीन से बड़े बड़े स्टैचूज ऊपर आते हैं। जिसे देखकर इलेक्ट्रोलस कहता है कि ये वो हेल है जिसे कि तुमने बनाया है और जिसे तुमने उन मासूम और बेगुनाह लोगों के खून से बनाया है। जिस पर वो पोप कहता है कि इससे क्या फर्क पड़ता है कि आखिर ये हेल है या फिर हेवन, जब तक मैं इस वर्ल्ड पे रूल कर रहा हूँ इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये क्या बन रही है। जिस पर इलेक्ट्रोलस कहता है कि तुम्हारे जैसे घटिया इंसान से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। जिस पर वो पोप उससे कहता है कि बस इंतजार करो, एक बार मैं बस तुम्हें डिवोर कर लूँ ना, फिर तुम इमॉर्टैलिटी वाली पावर को फील करोगे। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि वो एक बहुत ही क्रीपी और इविल टाइप के लुक में आ जाता है, जिसके बाद वो इलेक्ट्रोलस पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ रश करता है। जिस पर इलेक्ट्रोलस कहता कि मैंने कहा ना कि तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो। ये कहते साथ ही वो उसके अटैक को रोक लेता है और कहता है कि अब जरा मुझे दिखाने दो कि गॉड लेवल पावर किसे कहते हैं। ये कहते साथ ही वो उस पर एक के बाद एक अटैक करता है। उन दोनों के बीच क्लोज कॉम्बैट चलती रहती है, साथ ही दोनों एक दूसरे से जुबानी जंग भी लड़ रहे होते हैं और फिर वो पोप पागलों की तरह इलेक्ट्रोलस पर एक के बाद एक लगातार अटैक्स करता रहता है, जिसके बाद फाइनली वो उसे पकड़कर उसे खाना शुरू कर देता है और कहता है कि बस देखना अगले ही पल मैं कितना ज्यादा पावरफुल बन जाता हूँ। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोलस कहता है मजा आया, जो सुनकर हम देखते हैं कि असल में वहां पर तो उसकी बॉडी का ये क्लोन होता है जिसे कि वो खुद ही खा रहा होता है। जिसके बाद उस पोप को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो इलेक्ट्रोलस की तरफ गुस्से के साथ बढ़ता है और जैसे ही वो उस पर अटैक करता है इलेक्ट्रोलस उसका हाथ पकड़ के उसके पेट पे अपने स्वॉर्ड से अटैक करते हुए कहता है कि तुम्हारे मरते साथ ही ये गेम भी ओवर हो जाएगा। लेकिन इसमें इतना दम होता है कि वो उसके स्वॉर्ड को पकड़ के कहता है कि तुम मुझे मारोगे, मैं तो ग्लोरी ऑफ गॉड हूँ, और फिर वो उसके स्वॉर्ड को तोड़ देता है, जो देखकर इलेक्ट्रोलस भी एक पल के लिए हैरान हो जाता है और फिर इलेक्ट्रोलस भी अपने असली रूप में आ जाता है और वो उसे उठा उठा के मार रहा होता है। हाथ घूसे चमाट कुछ भी नहीं छोड़ा था बंदे ने। और फिर वो उससे कहता है कि जब मुझे पता चला ना कि तुम एक बार सन ऑफ लाइट रह चुके हो तो ये बात मुझे चिड़चिड़ा बना रही है। जिसके बाद वो लगातार उस पर अटैक करता रहता है, जो देखकर वो वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन बार बार इलेक्ट्रोलस उसके सामने आता है और फिर वो उससे कहता है कि मुझे डर है कि शायद डेथ भी तुम जैसे ट्रैश को एक्सेप्ट ना करे। जिसके बाद वो उसे मार मार कर जमीन पर दूर पटक देता है और फिर कहने लगता है कि हाँ तुमने सही सुना, तुम एक नंबर के ट्रैश हो। जिसके बाद वो उसके हेवन में एक बहुत बड़ा अटैक करता है जिससे चारों तरफ धमाके होते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो पोप डिवाइन रिमेन्स कर्स एनाइलेशन नाम के अटैक को यूज करता है, जिससे वो अपने ही लोगों की एनर्जीज को अब्सॉर्ब करता है और उन्हें यकीन दिलाता है कि बस मुझे अपनी पावर दे दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। जिसके बाद वो उन सभी की पावर को अब्सॉर्ब करने लगता है और इलेक्ट्रोलस से कहता है कि देखो लोगों के अंधविश्वास का नतीजा, तुम बस इनकी छोटी सी परेशानी को दूर करो और ये तुम पर अंधविश्वास दिखाना शुरू कर देंगे। और फिर हम देखते हैं कि वो उन सभी की एनर्जीज को यूज करके वहां पर दो बड़े बड़े आग के गोले टाइप की चीजें बना लेता है। जिसके बाद वो उन दोनों पावर को मर्ज करते हुए कहता है कि मैं इन सभी के इनर फेथ से दुनिया को जिस भी एंगल में चाहे मोड़ सकता हूँ और आज तुम इस चीज का विटनेस करने वाले हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोलस कुछ नहीं कहता और चुपचाप बस इस नजारे को देखता रहता है और अपने मन में सोचता है कि आखिर कोई अपनी सनक में इस हद तक अंधा कैसे हो सकता है। जिसके बाद फाइनली हम देखते हैं कि वो पोप एक बड़े से जायंट सन जैसी चीज को बना लेता है। वो उससे कहता है कि आखिर तुम सोच भी कैसे सकते हो कि तुम मेरे पावर का मैच कर पाओगे। और उसके इसी सीन को देखकर इलेक्ट्रोलस को अपनी फादर की कही गई एक बात याद आती है, जहाँ पर उसने कहा था कि मेरे बच्चे तुम यहाँ पर जो लोगों का प्यार देख रहे हो ना, जो ब्लेसिंग्स वो तुम्हें दे रहे हैं, तो मेरे बच्चे यही चीज ट्रू इटर्निटी है। और जिसे याद करते हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोलस उससे कहने लगता है कि तुम्हारे जैसे घटिया इंसान को तो कब का मारा जाना चाहिए। जिसके बाद वो उस
स्पोक के दोनों हाथों को बांध देता है, पैरों को भी, और अपने उन्हीं मरे हुए लोगों से उस पर अटैक करवाता है, जहाँ पर उसके मदर फादर, उसके फ्रेंड्स, उसके गार्ड्स, उसके मास्टर सभी लोग एक के बाद, इवन की पूरी किंगडम के लोग एक के बाद एक स्वॉर्ड से उस पर स्टैब करते हैं। और फिर रेक्टुलस उसे कहने लगता है कि अब देखो गॉड लेवल पावर किसे कहते हैं। जिसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोलस अपने हाथ में एक ब्लैक होल बनाकर उसके उस सन को पूरी तरह निगल जाता है और फिर वो उसे अपने हाथों से क्रश करने लगता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि स्पेस में वहां पे एक क्रैक भी ओपन होता है और यहाँ दूसरी तरफ स्पोक की हालत बहुत बुरी हो जाती है। वो अपने इंसानी फॉर्म में आ जाता है जहाँ पर इसकी बॉडी से इंटेंस अमाउंट में हीट निकलने लगती है, जिसके बाद उसकी रियल बॉडी ब्लास्ट कर जाती है और वो वापस से अपने उसी डिमोनिक फॉर्म में आ जाता है और कहने लगता है कि मुझे जाने दो, तुम मुझे नहीं मार सकते। जिस पर इलेक्ट्रोलस से कहता है कि मौत भी तुम्हारा अंत नहीं हो सकता, क्योंकि तुमने हजारों बेगुनाह जान की कुर्बानियां देकर इस फूलिश पावर को अचीव किया है, और चिंता मत करो, मैं तुम्हें इतनी आसानी से तो मौत नहीं देने वाला। जिसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो सारे मरे हुए लोग उस पर टूट पड़ते हैं, वो लोग उसकी बॉडी को नोच नोच कर खा जाते हैं और जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और डर की वजह से चिल्लाना शुरू कर देता है। इसी के साथ यहाँ पर ये चीज एंड होने के साथ ही हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इलेक्ट्रोलस और सन मून स्मेल मौजूद होता है और वो लोग एक खूबसूरत सी ग्रेवयार्ड पर मौजूद होते हैं जहाँ पर उनके जानने वालों की ग्रेव्स होती हैं। जिसके बाद सन मून स्मेल उससे कहने लगता है कि इलेक्ट्रोलस, यकीन ही होता है कि तुमने सबको अपनी अपनी जगह पर सिला दिया है, तुमने ऐसा कुछ किया है कि जो गॉड्स भी खुद कभी नहीं करते। जिस पर इलेक्ट्रोलस कहता है कि मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं खुद को उनमें से ही एक समझता हूँ। जिस पर सन मून स्मेल उससे पूछने लगता है कि तो फिर एक बात बताओ, क्या तुम एक नया वर्ल्ड क्रिएट करने वाले हो क्या? जिस पर इलेक्ट्रोलस कोई भी जवाब नहीं देता और थोड़ा आगे जाकर रुक जाता है और कहने लगता है सेल्फिशनेस, डिजायर, ग्रीडी, इन सभी चीजों की वजह से ही मैनकाइंड हमेशा खतरे में नजर आई है और मुझे फर्क नहीं पड़ता और ना मैं केयर करता हूँ कि अब ह्यूमन वर्ल्ड का क्या होगा, मैं बस अपनी फैमिली के साथ रहना चाहता हूँ। जिस पर सन मून स्नेल कहता है कि इलेक्ट्रोलस, शायद फ्यूचर में ऐसा भी दिन आए कि ह्यूमैनिटी को एक अनबीटेबल एनिमी से फेस करना पड़े और शायद तब हम सभी को तुम्हारी स्ट्रेंथ की जरूरत हो, आफ्टर ऑल क्योंकि तुम अब एक क्रिएटर की पावर रिपोसेस करते हो। जिस पर इलेक्ट्रोलस स्माइल करते हुए कहता है कि तब फिर देखा जाएगा कि जो लोग मेरी पावर के लिए मुझसे हेल्प मांगते हैं क्या वो इसके लायक हैं क्या नहीं। जिस पर सन मून स्लेन कहने लगता है कि तो फिर हमारी जर्नी यहीं पर एंड होती है और मैं यहाँ से जाने के बाद नेक्स्ट सन ऑफ लाइट का वेट करूंगा। जिसके बाद वो वहाँ से जाती है, उसका शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि अपना बहुत सारा ख्याल रखना। जिसके बाद हमें एक नरेटर वॉइस बताती है कि उस दिन के बाद से इलेक्ट्रोलस हमेशा के लिए अकेला रह गया और उसने अपनी पावर से उस टावर को भी बनाया जिसे कि सबसे पावरफुल कहा जाता है। जिसके बाद हमें टावर ऑफ इटर्निटी का सीन दिखाया जाता है जिसे कि इलेक्ट्रोलस ने खुद क्रिएट किया था और फिर वो अपने थ्रोन पर बैठकर एक डीप स्लीप में चला जाता है और वो नरेटर वॉइस बताती है कि वो वहां पर बैठकर इंतजार कर रहा है उनका, जो कि उसकी हेल्प के लिए उसके पास आने वाले हैं। इसी के साथ हमें लॉन्ग हाउशियन को दिखाया जाता है जहाँ पर वो हाउ यू के साथ होता है। इसी दौरान जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है वो टावर ऑफ इटर्निटी में होता है, उसके साथ वहाँ पर हाउ यू भी होता है। जिसके बाद हमें वो सीन भी दिखाया जाता है जहाँ पर सेयर हाउचन को अपनी बैग में लेकर उस टावर ऑफ इटर्निटी को पूरी तरीके से क्रॉस करके इलेक्ट्रोलस के पास आई थी और वहाँ पर इससे रिक्वेस्ट कर रही थी कि प्लीज मेरे हाउचन को ठीक कर दो और ये वही लोग हैं जिसका कि इलेक्ट्रोलस अब तक इंतजार कर रहा था। सो फाइनली तुम समझ गए होगे कि इलेक्ट्रोलस आखिर थ्रोन ऑफ सी से कैसे कनेक्टेड है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई होप कि तुम लोग को ये वीडियो बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।